फर्क इतना ही है कि सत्ता बदल जाएगी, चरित्र नहीं बदलेगा। आपने आरएसएस को पहली बार सत्ता में बिठा दिया, जेपी के कंधों पर बैठकर और लोहिया के चेलों के कंधों पर बैठ करके आरएसएस ने पहली बार पावर टेस्ट किया। जब आपकी विचारधारा खत्म हो जाती है ना, तभी फाशिज्म आता है। मुसलमानों को टिकट देने से ये पार्टियां बचती, कहती हैं कि साहब हिंदू वोट बैंक भाग जाएगा। आज हम अगर इस मुल्क में 20% से ज्यादा आबादी अपने आप को नंबर 2 का शहरी मानती है, लगभग 400 सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा मिला करके, उनमें एक भी मुसलमान का ना होना, एक भी ईसाई का ना होना, गलती से एक आध सिख होना, क्या आप इसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मानेंगे? क्या आप इसे इंक्लूसिव डेमोक्रेसी मानेंगे? हाँ, अब उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म, उसने कहा कि भाई क्रिमिनल्स को पकड़ो, ये अपने काम के लोग होते हैं, ये किंतु परंतु नहीं करते, ये इफ एंड बट्स नहीं करते, ये विचारधारा की बात नहीं करते, ये समाजवाद की बात नहीं करते, इनको टेम करना आसान होगा। तो उस तरह के लोग जितने भी राजनीति में आए, उसका मकसद यही है। अब हर वो आदमी संसद में आना चाहता है जो तो बड़ा क्रिमिनल है या बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। हमारे अघोषित बिलियनियर्स जो हैं वो ज्यादातर पार्लियामेंट में ही बैठे हुए हैं। जी, कि आपने लिंचिंग पैदा की और लिंचिंग के जरिए से माइनॉरिटीज को ये दहशत पैदा कर दी कि वो अब सर ऊंचा उठा करके न चल सके, अपनी बात न कह सके, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना कर सके। आप उसको उसके कपड़ों से, उसके खाने से पहचान लेते हैं। लोगों को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम उम्मीद ये करें कि भगत सिंह पैदा हो जाए, पड़ोसी के घर हो, हमारे घर ना हो, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। तो बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब, आपने किंतु परंतु के लिए वक्त निकाला। मैंने बहुत पहले भी आपसे एक बार गुजारिश की थी, उस वक्त आप मसरूफ़ थे। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं मसरूफ़ रहा हूँगा इसलिए, वरना तो ज़रूर हाजिर होता, और अब हाजिर हूँ। कुर्बान साहब, हम आपको सुन रहे हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं वैसे तो, और पढ़ भी रहे हैं, तो बहुत मन था आज के दौर में जो परिदृश्य उभर के आ रहा है कि वो सारे लोग जो कभी कांग्रेस के अंदर थे, फिर वो कांग्रेस को लात मार के चले गए, ठीक है, और उसमें कोई बहुत आइडियोलॉजिकल रीजंस नहीं थे जाने के, और उसके बाद जब कमज़ोर हो गए तो फिर वापस कांग्रेस की तरफ आने लगे। तो कुछ इस तरह का कांग्रेस जड़ वाला और विशाल वट वृक्ष है जिसको लोग छोड़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। वो कांग्रेस को देते कुछ नहीं। कांग्रेस का हमेशा से शरण होता रहा है, इरोजन होता रहा है। ऐसे परिदृश्य के बीच में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जो सोशलिस्ट पूरा खेमा है समाजवादी भारत की राजनीति में, और उन्हीं के बेटे जो अब गद्दी संभाले हुए हैं, और वो सियासत से ज़्यादा गद्दी संभाल रहे हैं। जो भी उनके बाप का कमाया हुआ गैर कानूनी या कानूनी धन है उसको भी बचा रहे हैं, और वो किसी भी तरह से संघर्ष में आना नहीं चाहते, सिर्फ गद्दी संभली रहे, क्योंकि उनके पास जेबी वोट बैंक भी है। तो इस परिदृश्य को थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि ये समाजवाद का कौन सा रूप है जो इस तरह से पिछले 30 साल में, कम से कम, जो 90s से शुरू होता है और अभी तक आता है मिड 90s से, या अब और भी पहले कर लें 90s के ही दशक से, ये किस तरह की गतिविधियां हैं भारतीय राजनीति में, जहां इंटीग्रिटी का सवाल, जहां आइडियोलॉजिकल एडहेरेंस का सवाल, ये कोई मायने नहीं रख रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी शीबा साहिबा, देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जी, 100 साल का इतिहास है देश में समाजवादी आंदोलन का। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल ही अपनी स्थापना के 100 साल मनाए थे, और वो भी अपने 100 साल मानते हैं। आरएसएस के भी 100 साल पूरे हुए हैं। तो ये जो नेशनल मूवमेंट था, इसमें कई तरह की धाराएं थी। हालांकि 1857 में बहादुर शाह जफ़र को मैं मानता हूँ पहला नायक राष्ट्रीय आंदोलन का, और आखिरी नायक महात्मा गांधी तो 1947 तक। ये 90 साल का जो कालखंड है, इसमें बहुत सारी धाराएं थीं जो अलग अलग तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई। उसमें किसान थे, मजदूर थे, सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, अकाली थे, जनसंघी थे, महासभाई थे, मुस्लिम लीगी थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन जो एक बड़ा, जिसको कहते हैं, जिसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो संगठन था कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी में नरम दल भी था, गरम दल भी था, अलग अलग विचारधाराओं के लोग थे। लेकिन महात्मा गांधी के बाद
जो सबसे बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी में उभर करके आया, न सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली, वो जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू अपने आप को सोशलिस्ट कहते थे। और वो 1927 में अपने बाप मोतीलाल नेहरू के साथ गए थे यूएसएसआर उस वक्त का, और वहाँ से वो देख करके लाए थे कि ये इकोनॉमिक प्लानिंग सोशलिस्ट मूवमेंट पे आधारित कैसे हो सकती है, और फिर उन्होंने इसको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। सुभाष चंद्र बोस और उनका जो बेसिकली एक मीटिंग पॉइंट था वो सोशलिज्म था। और 1930 आते आते जयप्रकाश नारायण, जो बाद में सोशलिस्ट मूवमेंट के एक बड़े नेता बने, वो अमेरिका से मार्क्सवादी होकर के लौटे। वो कांग्रेस पार्टी में ही थे जब गए थे। मौलाना आज़ाद की प्रेरणा से वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, ये उनका कहना है। और महात्मा गांधी से फिर उनका निजी रिश्ता बन गया कि उनकी बीवी प्रभा उनके आश्रम में रहीं जब वो अमेरिका में थे। तो वो जब लौट करके आए और नासिक जेल में थे, वो एन.जी. गोरे, एस.एम. जोशी, मीनू मसानी वगैरह, तो इन लोगों ने ये महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी कुछ दक्षिणपंथी पार्टी है और इसको वामपंथी पार्टी बनाने के लिए, सोशलिस्ट बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर एक सोशलिस्ट ब्लॉक कायम किया जाए। ज़बरदस्त। यहाँ से शुरू होता है कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट मूवमेंट का बीज। और इसको लेकर के जो एक पूना ड्राफ्ट कहा जाता है, मीनू मसानी ने 1933 में नेहरू को ख़त लिखा कि हम कुछ लोग जो नासिक जेल में बंद थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत, वो चाहते हैं कि कांग्रेस को सोशलिस्ट बनाया जाए और उसके अंदर एक सोशलिस्ट ब्लॉक बनाया जाए। तो जवाहरलाल जी ने उसको होल हार्टेडली सपोर्ट किया, कहा कि बहुत अच्छा आइडिया है और मैं इसके साथ हूँ और आप इसको आगे बढ़ाइए। उस वक्त तक बिहार, यूपी, पंजाब और दिल्ली में सोशलिस्ट पार्टियां बन चुकी थीं, छोटी छोटी। तो ये तय पाया गया कि 1934 में 17 मई 1934 को जब पटना में एआईसीसी का सेशन होगा, तो उसके उसी वक्त कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ब्लॉक बनाया जाए। और कॉल दिया गया, चुनाचे 100 से ज़्यादा लोग देश भर से पहुँचे और पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। उसके पहले अध्यक्ष जो सभा के थे आचार्य नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण उसके जनरल सेक्रेटरी बने। उसके जो स्वागत अध्यक्ष थे और जो और मेन ऑर्गेनाइज़र थे वो प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, जो बड़े ट्रेड यूनियन लीडर और गांधीवादी नेता थे। उनकी हत्या कर दी गई और जिनकी हत्या के बाद गांधी जी पहुंचे थे उनके घर। तो यहाँ से ये कांग्रेस के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत होती है। अब जाहिर है कि ये एक बड़े रेडिकल प्रोग्राम के साथ आए थे और इसमें जितने लोग थे वो सब मार्क्सिस्ट थे। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, फरीदुल हक अंसारी, संपूर्णानंद। और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि 1931 की कराची कांग्रेस जब हुई, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन है, वो कराची कांग्रेस के रेजोल्यूशंस हैं जो फंडामेंटल राइट्स पे और इकोनॉमिक रेजोल्यूशन वगैरह। तो जवाहरलाल जी लिखते हैं कि पहली बार लफ्ज़ सोशलिज्म का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशंस में हुआ और इसके लिए आचार्य नरेंद्र देव और संपूर्णानंद, जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, ये हमारे ऊपर दबाव डाल रहे थे कि कांग्रेस को ये अडॉप्ट करना चाहिए सोशलिस्ट पॉलिसीज़। चुनाचे 1934 में वो हो गई और वो जो पहला प्रोग्राम बना तो उसको लेकर के ये सारे लोग गए गांधी जी के पास बनारस में। आचार्य नरेंद्र देव के घर पर गांधी जी ठहरे हुए थे कि बापू, आप ये हमने प्रोग्राम बनाया है, इसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अप्रूव करा दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा रख जाओ, मैं इसे पढ़ूंगा। उन्होंने पढ़ा और रात में 2 बजे आचार्य नरेंद्र देव के घर में रहते हुए उन्हें ख़त लिख रहे हैं कि आप लोग आए अपने सोशलिस्ट दोस्तों के साथ, जिसमें जयप्रकाश और श्री प्रकाश और संपूर्णानंद थे। बहुत अच्छा लगा, लेकिन भाई इसमें जो तुमने बातें कही गई हैं बड़ी रेडिकल बातें थीं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का खात्मा और सब नेशनलाइजेशन और ये सब।
तो गांधी जी को लगा कि मैं तो खुद इन बातों से भी सहमत नहीं हूँ, बल्कि लोग कुछ मजाक में कहते हैं कि गांधी जी के अंदर का बनिया जाग गया कि वो ये तो सब प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देना चाहते हैं, तो मैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी से कैसे कहूँगा। अच्छा, मज़ेदार बात ये कि नेहरू जी उस वक्त जेल में थे और वहाँ पे जो स्वागत अपना अध्यक्षीय भाषण दिया आचार्य नरेंद्र देव ने, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर ये सोशलिस्ट ब्लॉक की स्थापना हम अपने नेता जवाहरलाल नेहरू के कहने पर कर रहे हैं और वो जेल से देख रहे होंगे और बड़े खुश होंगे कि हम उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। और यहीं से गांधी और नेहरू के झगड़े की भी शुरुआत होती है और यही वो साल है कि जब गांधी जी ने कांग्रेस की अपनी सदस्यता रिन्यू नहीं कराई, क्योंकि जयप्रकाश जी इन सोशलिस्टों की हिमायत में इतने आगे तक चले गए कि आपको मानना ही पड़ेगा, गांधी जी को कंपेल किया। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस का एक बड़ा खेमा था, जैसे राइट विंग कहा जाता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत और मौलाना आज़ाद भी, ये सब इन सोशलिस्टों के खिलाफ थे और नहीं चाहते थे कि इनको प्रमोट किया जाए, लेकिन उनको लगता था कि गांधी जी इनको बड़ा प्रोत्साहन देते हैं, इनके ब्लू आइड बॉय हैं, तो यहाँ से उस झगड़े की भी शुरुआत होती है। खैर 34 से, और उस वक्त में माइंड इट कि कम्युनिस्ट पार्टी बैन थी, तो सारे कम्युनिस्ट भी सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में। सज्जाद ज़हीर, डॉक्टर ज़ैड अहमद, EMS नमूदीपाद, दिनकर मेहता, कुंवर मोहम्मद अशरफ, और इन लोगों ने ये कोशिश की कि इस पे कब्जा करके हम कांग्रेस को वामपंथी पार्टी बना दें। लेकिन सन 40 आते आते जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो कम्युनिस्टों की लाइन बदलने लगी। दूसरा, सोशलिस्टों को भी एहसास होने लगा कि ये तो हमारी पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं, तो स्प्लिट हो गई, सोशलिस्ट मूवमेंट की पहली स्प्लिट, और ये कम्युनिस्ट लोग जो थे अलग चले गए और बाकी सोशलिस्ट रह गए, जिनमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, कमला देवी चट्टोपाध्याय, यूसुफ मेहर अली, ये सारे लोग थे। तो फिर 42 आ गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। 42 में कम्युनिस्ट तो पूरी तरह से खिलाफ थे क्विट इंडिया मूवमेंट के, तो बिल्कुल अलग हो गए। तो कांग्रेस के अंदर जो ये लोग थे सोशलिस्ट जांबाज लोग, इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट नाम से एक रेडियो चलाया, फरार हो गए, तय किया कि साहब हम गिरफ्तारी नहीं देंगे खुद से, बल्कि टेलीग्राफ के तार तोड़ देंगे, ट्रेनों को की पटरियाँ उखाड़ देंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो छोड़ जाए और हमारा मुल्क आज़ाद कर दे। गांधी जी भी, अरुणा आसफ अली उसमें शामिल थी, जो इन्होंने जाकर के ग्वालियर टैंक में झंडा फहराया था। तो वो नहीं हो सके गिरफ्तार और ये लोग चले गए, जयप्रकाश और लोहिया। बाद में ये गिरफ्तार होते हैं, लाहौर के किले में इनको बड़ी यातनाएं दी जाती हैं, बर्फ़ की सिल्ली पर लिटाया जाता है। और 46 में जब कांग्रेस के सारे नेता रिहा हो गए थे, तब भी इनको नहीं रिहा किया गया। तब गांधी जी ने वाइसरॉय ललित गो को खत लिखा कि इन दोनों लोगों से, यानी जयप्रकाश और लोहिया से बहादुर व्यक्ति मैंने अपने जीवन में कोई नहीं देखा, और इनको आप लोग रिहा कीजिए। अरुणा आसफ अली को ख़त लिख करके गांधी जी कहते हैं कि तुम सरेंडर कर दो, तुम भाग रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको डिफाई करती हूँ, मैं आपकी बात नहीं मानती। इतने बहादुर ये लोग थे। लेकिन जब 47 में देश का विभाजन हो गया और आज़ादी मिल गई और नई सरकार ने काम करना शुरू किया, तो नेहरू जी ने पेशकश की अपने इन सोशलिस्ट साथियों से कि भाई हम लोग देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, अब देश आज़ाद हो गया है, अब देश के नवनिर्माण का वक्त आ गया है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मंत्रिमंडल में शामिल होइए, जो सूबा चाहिए वो ले लीजिए, जो विभाग चाहिए वो ले लीजिए। लेकिन उस वक्त में जयप्रकाश जी को एक चुल हुई कि साहब हम तो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और हम तो आपको आईना दिखाने का काम करेंगे। और उनको शायद ये गलतफहमी थी कि मैं जवाहरलाल से बड़ा नेता हूँ, मेरी शायद उतनी अपील है, क्योंकि वो 42 के बड़े हीरो थे। यही कॉम्प्लेक्स शायद लोहिया जी को भी था। और पर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस छोड़ने के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी अभी जिंदा थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी पार्टी के आगे से कांग्रेस शब्द हटा दिया, सोशलिस्ट पार्टी रह गई 47 में कानपुर में। और जैसे ही गांधी जी की हत्या हुई, दो कारण हुए। एक तो कांग्रेस ने अपने अंदर संविधान में संशोधन कर दिया कि कोई भी इंडिपेंडेंट ग्रुप नहीं रह सकता जिसकी अलग सदस्यता, अलग संविधान, अलग विचारधारा हो, उसको कांग्रेस पार्टी में अपने आप को पूरी तरह से जम करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ इन लोगों ने भी कहा कि हम तो अब
कांग्रेस को आईना दिखाने का काम करेंगे, हम विपक्ष की। यहाँ से असल में टकराव शुरू होता है और वो फिर ज़्यादा पर्सनल होता चला गया। लेकिन पहले ही चुनाव में इन लोगों को असलियत नज़र आ गई कि जब 10% वोट और 10 सीटें सिर्फ ये जीत पाए, तो जयप्रकाश जी तो तकरीबन 52 में चुनाव होता है, 2 साल बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से ही भाग गए, संसदीय राजनीति से, और सर्वोदय में चले गए 54 में। और बाकी जो लोग रह गए उन्होंने नेहरू को और कांग्रेस को अपना निशाना बनाना शुरू किया, क्योंकि ये एक बड़ा अपोजिशन। और उसी वक्त में क्या होता है, 52 में एक दूसरा ग्रुप था जो कांग्रेस से अलग हुआ था, आचार्य JB कृपलानी, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता थे। उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बना ली। तो जयप्रकाश ने फौरन ही राजनीति छोड़ने से पहले जो आखिरी काम किया वो ये कि अपनी सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी का मर्जर करके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बना दी। और उसमें ये सारे, और उसमें गणतंत्र परिषद उड़ीसा की होती थी, राजा महाराजाओं की पार्टी, राइट विंग, वो भी शामिल हो गए। तो आप ये सोशलिस्ट जो एक तरफ अल्ट्रा लेफ्ट थे, वो इन राइट विंग के साथ में जा कर के प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं। और फिर 52 के चुनाव में भी इन्होंने कम्युनल एलिमेंट के साथ समझौता किया। खुद नेहरू के खिलाफ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, जो हिंदू महासभा और RSS के कैंडिडेट थे, उनको सोशलिस्टों ने सपोर्ट किया। आप देखिए कि जो नेहरू उनका आइडियल था, लीडर थे। बाद में तारकेश्वरी सिन्हा से कहा भी लोहिया ने कि तुम नहीं जानती हमारा ये कितना बड़ा माशूक था नेहरू, और हम इसके, यही हमारा लीडर था। लेकिन 47 से पहले के नेहरू और बाद के नेहरू में फ़र्क करना ज़रूरी है। तो वो सब फिर बाद में चीज़ें गढ़ी जाती रहीं। और फिर 52, 57, 62 3 आम चुनावों में देश ने जब कांग्रेस पार्टी और नेहरू को लैंडस्लाइड विक्ट्री से जिताया, और हर चुनाव में नेहरू ने ये रेफरेंडम कराया कि अगर आप मानते हैं कि ये देश सेकुलर रहना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि देश सोशलिस्ट रहना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि देश डेमोक्रेट रहना चाहिए, तो आप हमें वोट दीजिएगा, वरना हमें वोट मत दीजिएगा। इतनी बड़ी बात। और उन तीनों चुनावों में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीती। इन लोगों का कहीं अता पता नहीं था, लेकिन कभी 10 सीटें, कभी 5 सीटें, कभी 4 सीटें। यही हाल हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद और भारतीय जनसंघ का था कि 62 तक ये लोग डबल डिजिट में नहीं जीत पाए थे। लेकिन फिर वो कहा जाता है ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो 62 के बाद 63 में जो 3 उपचुनाव हुए, 4 अमरोहा में आचार्य JB कृपलानी, फर्रुखाबाद में राम मनोहर लोहिया और जौनपुर में दीनदयाल उपाध्याय, यहाँ से गैर कांग्रेसवाद की नींव पड़ गई। और वहीं से ये गठबंधन शुरू हो गया, पाक और नापाक। और उसमें फिर विचारधारा को तिलांजलि दे दी गई। जो लोहिया के सबसे बड़े भक्त थे और सबसे प्यारे डिसाइपल थे, मधुलिमय, उन्होंने एक किताब लिखी है, बर्थ ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, उनको उसे पढ़ा जाना चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि यही हमारा खुद अपने नेता लोहिया से मतभेद हो गया कि हम RSS के साथ कैसे जा सकते हैं। ज़बरदस्त, कितना टुमल्टुअस है ये, एक्सट्रीम, फार एक्सट्रीम एकदम, और साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिवाद मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा हावी होता हुआ, क्योंकि जैसा आपने भी कहा, जिन लोगों को लगता था हम नेहरू से ज़्यादा बड़े हैं, उनको लगा कि नेहरू ने हैज़ सर्व्ड ऑल द स्पेस। इसमें यह भी एक बात है कि सोशलिस्ट शब्द को लेकर के आज की राइट विंग राजनीति बड़ा एतराज़ करती है संविधान में, लेकिन सोशलिस्ट और सोशलिस्ट विचारधारा और उसके प्रतिपादकों का बड़ा गलबा रहा है उस पूरे दौर में और डिबेट में। और आपने कहा कि एक तरह से नेहरू का रेफरेंडम था चुनाव, जो उन्होंने कहा कि अगर आप मानते हैं मैं सेकुलर हूँ और सोशलिस्ट हूँ, तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि ये 2 अल्फाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बने। तो बहुत ज़बरदस्त आपने परिदृश्य हमारे सामने रखा है। इसमें यहाँ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा, इतना ही नहीं, चूँकि ये सोशलिस्ट लोग कहते थे कि हर चीज़ का नेशनलाइजेशन कीजिए, संविधान में इस सोशलिस्ट शब्द को जोड़िए, जो कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में किया जा कर के अंततः। लेकिन उसके पहले ही नेहरू ने, अवाडी कांग्रेस होती है 1955 में, उसमें कहा कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे हमारा देश चलेगा। और उस रेजोल्यूशन को उतना ही नहीं कि अपनी पार्टी की मीटिंग में पास करा दिया, बल्कि पार्लियामेंट में पास कराया जी। और वही बेस है ये जो सोशलिज्म शब्द संविधान की प्रियम्बल में जुड़ता है कि वो जो पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया था, इसलिए उसका होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप पूरा संविधान देख लीजिए, देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम किया है, ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन
कांग्रेस पार्टी के 1920 से 1947 तक के जितने रेजोल्यूशंस हैं, अगर आप उन सबको इकट्ठा करके एक जगह रख दीजिए और उसमें कराची कांग्रेस तो सबसे ऊपर आता है, तो वही भारतीय संविधान बनता है। बिल्कुल। अंबेडकर ने अलग से कोई चीज नहीं जोड़ी है, उन सारी चीजों को जोड़ा है जिसका कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि ये देश आज़ाद होने के बाद धर्म, जाति, मजहब, भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर नागरिक के अधिकार बराबर होंगे। वही हमारा संविधान कहता है। और इसीलिए अंबेडकर ने जो भी चीज़ें हुई और 3 साल डिबेट्स हुई, उसमें इस बात को हाईलाइट किया कि जो गांधी जी का कमिटमेंट था, जो जवाहरलाल का कमिटमेंट था, जो गांधी के साथ साथ मौलाना आज़ाद, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और पंत का भी कमिटमेंट था, वो भी कमिटमेंट इसमें शामिल आना चाहिए, जो बार बार कहता है कि पाकिस्तान बन जाने के बावजूद हम इस मुल्क को एक दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, यानी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी और नेहरू ये सारी कवायद कर रहे थे, सोशलिज्म का झंडा उठा रहे थे, इस देश में 5 ईयर प्लान बन रहे थे, नए नए भारत के नवनिर्माण के मंदिर बन रहे थे, भाखड़ा नागल डैम, बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, 5 ईयर प्लान की योजनाएं बन रही थी, प्लानिंग कमीशन बन रहा था। उस वक्त अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सोशलिस्ट, दक्षिणपंथी और सांप्रदायिक ताकतों के साथ नेहरू को और कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे। बिल्कुल। और ये खुद अपने ही डिक्लेयर्ड प्रिंसिपल्स से और अपने आधिकारिक नाम, जिसको वो सोशलिस्ट कहते थे, उससे भी दूर चले गए। तो एक अपील हमें अपने यहाँ पर अपने दर्शकों से करनी है। अगर आपको इस तरह की बातचीत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। इस तरह की बातचीत बहुत ज़रूरी है हमारी नई पीढ़ी के लिए, कि उनको पता चले कि आज हम जहाँ खड़े हैं वो ट्रेजेक्ट्री क्या थी। तो कुर्बान साहब, ये बताइए कि जो आज के हमारे पास समाजवादी बच्चे बचे हैं, नेता पुत्र बचे हैं, वो सब सत्ता में रह चुके हैं, उनके पास एक तजुर्बा है सत्ता में होने का। उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में क्या किसी तरह की समाजवादी मूल्यों को शामिल किया? और मैं तो इकोनॉमिक्स की बात करूँगी कि जो उनके दौर की, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त की जो पॉलिसीज़ हैं, क्या उसमें उन्होंने समाजवादी उपक्रम पैदा किए? क्या सरकारी उपक्रम इस तरह के पैदा किए जिससे समाजवाद मजबूत हो? आप उनके दौरे हुकूमत को किस तरह एसेस करते हैं? मैं शिवा जी आता हूँ, लेकिन अभी हमने अभी गैर कांग्रेसवाद तक का जो शुरुआत होती है वहाँ तक डिस्कस किया। लेकिन ये है 63 की बात, और 67 में पहली बार नेहरू जी तो जा चुके थे तब तक। लोहिया का जो फॉर्मूला था गैर कांग्रेसवाद का, वो फलीभूत होता है और 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनती हैं, और 67 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी भी तकरीबन चुनाव हारते हारते बचती हैं, बेयरली टच करती हैं वो बहुमत के आंकड़े को। तो वो क्या था गैर कांग्रेसवाद? गैर कांग्रेसवाद था कि सारी बुराइयों की जड़ नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस है, और उसको हटाने के लिए मैं शैतान से भी हाथ मिला सकता हूँ। ये लोहिया जी का कहना था। तो वो परिवार के खिलाफ यहाँ से होते हैं, परिवार और पार्टी दोनों, कि कांग्रेस का खत्म होना बहुत ज़रूरी है। यानी जिस कांग्रेस पार्टी में वो रहे, पैदाइश जिसमें हुई, पले बढ़े, और जिसकी विचारधारा कोई अपनी विचारधारा वो मानते थे और कहते थे, उसको ही मतलब एक तरह से उसी पेड़ पे बैठ करके उसी को काटने का काम कर रहे थे। और उसमें उनके नज़दीक कौन आ रहा था? आरएसएस आ रही थी, राइट विंग पार्टीज आ रही थी। और 67 के चुनाव में, हालांकि चुनाव से पहले सोशलिस्ट पार्टियों का या कम्युनिस्ट पार्टियों का जनसंघ के साथ कोई गठजोड़ तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजे आए और लगा कि कई राज्यों में कांग्रेस कमज़ोर हो गई है, ख़ास करके उत्तर प्रदेश और बिहार, तो वहाँ से कुछ कांग्रेसियों को तोड़ करके, जैसे यूपी में चरण सिंह को, और बिहार में महामाया प्रसाद सिन्हा को, और बंगाल में भी एक कांग्रेस के लीडर थे जिनके नेतृत्व में सरकार बनाई गई। तो इसी तरह से हरियाणा में भी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु तक, ये 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार। इन सरकारों में आपको हैरत होगी कि कम्युनिस्ट, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और कांग्रेस से आए हुए लोग, ये भानुमति का कुनबा, एक मंत्रिमंडल में ये लोग शामिल थे। आप कल्पना भी आज नहीं कर सकते कि सीपीआई और जनसंघ एक मंत्रिमंडल में बैठेगी और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम
और दिलचस्प बात ये होती थी कि 33 सूत्रीय जो प्रोग्राम था उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए, उसमें एक लाइन थी कि दूसरी सरकारी भाषा उर्दू बनाई जाएगी, लेकिन ब्रैकेट में जनसंघ ने इससे असहमति व्यक्त की। तो इतना मज़े का खेस। लेकिन वो एक अनहोनी अलायंस था, चलने वाला नहीं था। ये सारी सरकारें 1.5-2 साल के अंदर गिर गईं और गैर कांग्रेसवाद भी धड़ाम से जा गिरा। और सन 71 आते आते कांग्रेस में भी विभाजन हो गया। 69 में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी बना ली और उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। बैंक नेशनलाइजेशन, प्रीवी पर्स का खात्मा, कोल नेशनलाइजेशन, ये ऐसे रेडिकल काम सोशलिज्म के हुए कि उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री, 350 से भी ज़्यादा सीटें मिली 71 के चुनाव में। और ये सारी अपोजिशन पार्टियां जो कांग्रेस को मिटाने चली थीं, ये सब धड़ाम से गिर गई। उनके पास कोई राजनीति नहीं रही। लेकिन 71 से 75 के बीच कुछ तो कांग्रेस की गलतियां भी थीं और कुछ आरएसएस इस ताक में था कि कैसे कांग्रेस को और इंदिरा गांधी को हटाया जाए। तो उसके लिए जयप्रकाश नारायण को निकाल करके लाया गया, फिर से जो बर्फ में लग चुके थे तकरीबन, उनको लाया गया। और पहला मूवमेंट कहाँ होता है? बिहार में। किसके खिलाफ होता है? अब्दुल गफूर, मुसलमान मुख्यमंत्री के खिलाफ। क्या मूवमेंट था? कि गफूर भ्रष्ट है। कितना भ्रष्ट था वो कि जब वो मुख्यमंत्री आवास से निकल करके गया तो साइकिल रिक्शे में उसकी अटैची रखी हुई थी। इतना भ्रष्ट था वो। सीरियसली? जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो इतिहास में सारी चीजें दर्ज है। लेकिन उसमें सोशलिस्ट और आरएसएस, बिहार छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जो बनती है, उसमें बगलगीर थे। और 5 मार्च 1974 को आपके फिरोज शाह कोटला में जनसंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। उसमें जयप्रकाश आकर के कहते हैं कि अगर आरएसएस और जनसंघ फाशिस्ट और सांप्रदायिक हैं तो मैं भी हूँ। आपने सर्टिफिकेट भी दे दिया उनको। और उसके बाद 6 मार्च को अगले दिन एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। यहीं से फिर इमरजेंसी लगने की कवायद शुरू होती है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, जिसमें इंदिरा गांधी का इलेक्शन सेट रिसाइड कर दिया जाता है। किस बात पे? एक मामूली सा था कि यशपाल कपूर का इस्तीफा टेक्निकली मंजूर नहीं हुआ था, वो सरकारी ओहदे पर थे। ये इस पे जगमोहन लाल सिन्हा ने उनका इलेक्शन सेट असाइड कर दिया। और ये कि वायुसेना का जहाज़ का इस्तेमाल किया गया और डीएमएसएसपी ने वहाँ इंदिरा गांधी की जनसभाएं बनाने के लिए मंच बनवाया। इसके बारे में एक जीप का भी जिक्र है। नहीं, वो बस ये कि अवैधानिक तरीके से मदद की। इस पर लंदन के टाइम्स अखबार ने सुर्खी लगाई, इंडियन प्राइम मिनिस्टर सेक्ट ऑन ए ट्रैफिक टिकट, यानी एक ट्रैफिक चालान जैसी घटना पर भारत की प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया। उसको हाई कोर्ट के कटघरे में खड़ा करके 2.5 घंटे बहस की गई, जरह की गई। और उसके बाद आप ही के पड़ोस में रामलीला ग्राउंड है, यहाँ 25 जून 1975 को जयप्रकाश जी ने, आदरणीय जयप्रकाश जी ने कहा कि सेना और अर्धसैनिक बल सरकार के निर्देश ना माने जी, इस कारण इमरजेंसी लगा, बगावत करवाने। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। इमरजेंसी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, प्रेस सेंसरशिप का कोई जस्टिफिकेशन नहीं। इसलिए अगर एक इतना प्रभावशाली धड़ा आपसे आपके मुल्क में बगावत की इस तरह के बीज बो रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर भी हम डेमोक्रेसी हैं। नेहरू ने ये नहीं किया होता और नेहरू की बेटी ने ये किया कि आज़ादी, मतलब 1 लाख लोगों को बिना किसी वजह के झूठे मुकदमों में जेल भेज देना, उसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में इमरजेंसी को प्रावधान के तौर पे रखा गया जब बाहरी हमला हो या आंतरिक ऐसा संघर्ष हो जाए कि वो कंट्रोल ना हो रहा हो। ये भी तो वही था। नहीं, लेकिन मैं उसको अभी 1 मिनट हम उसको रख देते हैं अलग, कि इमरजेंसी का जस्टिफिकेशन है, क्योंकि उसमें जो ज्यादतियां हुई उसकी कीमत इंदिरा गांधी को चुना करनी पड़ी 77 के चुनाव में, कि पूरे उत्तर भारत में उनका सफाया हुआ। यही घटनाएं थी। ना अपील, ना वकील, ना दलील। मेरे बाप 19 महीने इमरजेंसी में जेल थे और 3 महीने हमें ये नहीं पता था कि वो किस जेल में है। तो और उनके ऊपर मुकदमा था कि वो रेल की पटरी उखाड़ रहे थे 60 साल की उम्र में। तो इस तरह के 1 लाख लोगों को फर्जी मुकदमों में जेल में बंद कर देना, सेंसरशिप लागू कर देना, किसी आदमी को बोलने की आज़ादी ख़त्म कर देना, ये इतनी बड़ी सज़ा नहीं थी। लेकिन बहरहाल इंदिरा गांधी ने जो किया उसकी सज़ा उनको मिली। लेकिन आपने आरएसएस को पहली बार सत्ता में बिठा दिया, जेपी के कंधों पर बैठकर और लोहिया के चेलों के कंधों पर बैठ करके आरएसएस ने पहली बार पावर टेस्ट किया। हालांकि उससे पहले राज्यों में कर चुके थे 67 में जब सरकारें बनी थी, लेकिन केंद्र में ये पहला मौका था। और यहाँ आने के बाद क्या किया कि कहने को तो
सेकुलरिज्म एक्सेप्ट कर लिया, सोशलिज्म एक्सेप्ट कर लिया, जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र एक्सेप्ट कर लिया, उसका जो पूरी नीति थी, विचारधारा थी, सिद्धांत था, उसको एक्सेप्ट कर लिया, दिल से नहीं किया। पैरेलल पार्टी चलाई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मर्जर नहीं हुआ, जो इनका किसान वो था, मजदूर संगठन था, भारतीय मजदूर संघ, उसका मर्जर नहीं हुआ, और यूथ विंग भी अलग चली। सुब्रमण्यम स्वामी अलग भारतीय युवा जनता मोर्चे के प्रेसिडेंट थे, इधर शरद यादव युवा जनता के अध्यक्ष थे। तो इसी को लेकर के, और आरएसएस की जो ड्यूअल मेंबरशिप थी वो ख़त्म नहीं हुई, तो मधुलिमय ने जनता पार्टी तोड़ दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि फॉर्मिंग ऑफ जनता पार्टी वॉज ए हिस्टोरिकल नेसेसिटी, नाउ द ब्रेकिंग ऑफ जनता पार्टी इज ए हिस्टोरिकल नेसेसिटी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा, और इसी सवाल पे 2.5 साल में ये शिराजा बिखर गया और 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी, जो आज सरकार में बैठी हुई है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा पाप उस वक्त तक के सोशलिस्टों का है। अच्छा, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि 1 मई 1977 को जब जनता पार्टी का विधिवत गठन हो, दिलचस्प बात यह है कि जनता पार्टी की सरकार पहले बन गई, पार्टी बाद में बनी। उस वक्त जब ये चुनाव लड़े हैं तो भारतीय लोक दल के सिंबल पे, और उसके 3 महीने बाद जाकर के वो पार्टी बनती है प्रगति मैदान में, जिसमें मुरारजी की भारतीय राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी जिसके अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस थे, और जगजीवन राम की पार्टी और चरण सिंह की भारतीय लोकदल, इन 5 पार्टियों का मर्जर होकर के जनता पार्टी बनती है, जो 2.5 साल नहीं चलती है। तो प्रैक्टिकली सोशलिस्ट पार्टियां 1 मई 77 को इस देश में ख़त्म हो गई। उसके बाद जिनका आप जिक्र कर रही थी, अब मैं उस पर आता हूँ कि उस वक्त में किनको सोशलिस्ट माना जाता था? राजनारायण, मधुलिमय, कर्पूरी ठाकुर, और इनकी जो सेकंड जनरेशन थी वो थी मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, हुकुमदेव नारायण यादव वगैरह वगैरह। और यहाँ से सीधे सीधे समाजवाद को बालाए ताक रख दिया गया। पूरी राजनीति सांसद और विधायक बनने के लिए और सरकार बनाने के लिए हुई। लेकिन 80 में इंदिरा गांधी दोबारा वापस आ जाती हैं। 80 से 90 तक 10 साल का कालखंड, उसमें 5 साल वो खुद रहती हैं, 5 साल राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। राजीव गांधी को मैं मानता हूं कि उन्होंने इस मुल्क में, जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से सोशलिज्म को ख़त्म करके और राइट विंग की पॉलिसियां लागू की कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे या जो भी था, कैपिटलिज्म के नाम पे उसको किया गया। और जो नेहरू का और इंदिरा गांधी का फॉर्मूला था कि क्वासी सोशलिस्ट, क्वासी कैपिटलिस्ट, नेहरू जी ने भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया था कैपिटलिज्म को, और समाजवाद को भी नहीं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नेहरू की देन है, जितने बड़े हमारे नवरत्न हैं, और इंदिरा गांधी ने भी उसको चलाया था, उसको ख़त्म नहीं किया था। लेकिन राजीव गांधी ने, उनका एक विजन रहा होगा कि उसके फ़ायदे भी हुए, नुकसान भी हुए, कि साहब कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, टेलीफोन में संचार क्रांति आई, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन इन लोगों ने, जो समाजवादी अपने आप को कहते थे, ये तो चूँकि पार्टी नहीं रह गई थी, या तो भारतीय लोकदल था, या भारतीय जनता पार्टी थी, या कोई और पार्टी थी, और ये लोग इसी में लगे हुए थे कि कैसे कांग्रेस के खिलाफ, फिर वही गैर कांग्रेसवाद। उस 10 सालों में भी यही चला, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। 89 में वीपी सिंह निकलते हैं कांग्रेस के अंदर से ही, और फिर ये लोग बैसाखी लेकर के पहुंच जाते हैं, एक तरफ कम्युनिस्ट, एक तरफ बीजेपी, आरएसएस, और वीपी सिंह की सरकार बनती है। और यहाँ जनता दल आ जाता है, ये सारे लोग फिर जनता दल में आ जाते हैं जो जनता पार्टी में थे, लेकिन उसका भी शिराजा 1.5 साल में ख़त्म हो जाता है। फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने का वक्त आता है, जिसमें मुलायम सिंह अपनी समाजवादी पार्टी बनाते हैं, लालू अपना राष्ट्रीय जनता दल बनाते हैं, जो डिसग्रेंटेड और पूरा एलिमेंट है देश भर का वो अपने आप को जनता दल बनाता है, जिसमें कि बाद में फिर जेडीएस सेकुलर हो जाती है, देवे गौड़ा की पार्टी। और फिर सोशलिज्म बराए नाम कहने की बात रह गई। हमने ये भी देखा कि मुलायम सिंह यादव जब 2002 में मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो एक बनाते हैं अपनी बिजनेस एडवाइजरी, जिसमें अंबानी होते हैं। उन अंबानी को वो राज्यसभा में भेजते हैं, उसमें अमिताभ बच्चन होते हैं, सारे देश के लोग वो होते हैं। और उस वक्त में जितना उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, कहा जाता है कि वो उसी समाजवाद के कारण हुआ, जो
क्रोनी कैपिटलिज्म के नाम पर आ रहा था। तो अब उसके बाद 90 का जो आपने कहा कट ऑफ डेट में, उस पर आ जाता हूँ कि यहाँ से नारा शुरू होता है कश्मीर टू कन्याकुमारी और कच्छ टू कोहिमा कि लव मी एंड लव माई लाल। कश्मीर की जो पार्टियां उनको आप देख लीजिए, चाहे वो पीडीपी हो, एनसी हो, सब नेता पुत्रों से ग्रस्त ये विपक्ष है और हम उसी पर मुनस्सर हो गए। हम एक समाज के तौर पे, एक देश के तौर पे नया कुछ कर ही नहीं पाए हैं। ये जो तथाकथित समाजवादी नेता पुत्र हैं, जिन्होंने कोई पीएसयू ऐसा नहीं बना के दिया जहां समाजवाद की कोई झलक नज़र आती, भाई रिजर्वेशन, क्योंकि ये तो अब जातिवादी संगठन बुनियादी तौर पे जातिवादी राजनीति के हैं और ये रिजर्वेशन की भी बड़ी बात करते हैं, लेकिन इन्होंने कोई उपक्रम ऐसे नहीं बनाए हैं जहाँ वो रिजर्वेशन लागू हो सके। तो नेता पुत्र कुछ एजुकेट करने का काम हो, कुछ ऐसे संस्थान बनाते। दिल्ली में लोहिया ट्रस्ट है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है वसंत कुंज में, लेकिन वहाँ एक भी कोई समाजवादी पिछले 10 सालों में गया हो तो मुझे बता दीजिए। या आपने कहा था कि यहाँ लाइब्रेरी बनाई जाएगी, यहाँ समाजवादी सिद्धांत पढ़ाया जाएगा, यहाँ वर्कशॉप होंगी, कुछ भी तो कहीं नहीं हो रहा है। आइडियोलॉजिकल सेंटर्स नहीं बनाए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं बनाए, वो सब नहीं किया, ना उस तरह के पीएसयूज बनाए। इकोनॉमी में अगर हम कहें भाई इकोनॉमी से ही सब कुछ चलता है, इकोनॉमी में अगर इन्होंने पीएसयूज नहीं बनाए तो वो समाजवाद कहाँ पर परिलक्षित होगा पॉलिटिकल इकोनॉमी के सवाल पर। तो नेता पुत्रों की गिरफ्त में भारत अब चल रहा है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह आपको नेता पुत्र के हवाले विपक्ष है। उड़ीसा को भूल, उड़ीसा बेशक उड़ीसा। मैं ये सोचती हूँ कि ये लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है जिसमें ये गद्दी नशीन सारे बैठे हुए हैं और ये गुल्लक संभाले बैठे हैं। तो शिवा साहिबा, ये इसका चूंकि जब आपकी विचारधारा खत्म हो जाती है ना, तभी फाशिज्म आता है। देखिए 1990 में जब बीजेपी इमर्ज हो रही थी, 84 में तो 2 सीट थी, 89 में तकरीबन 90 सीट के आसपास पहुंच गए थे लोग, और उसके बाद से इन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल में सरकारें बनाई, फिर गुजरात में बनाई। इन सब जगह पे इन्होंने बुनियादी तौर पे ख़ात्मा किया इसी विरासत का जो अपने आप को समाजवादी कहती थी। इनको ख़त्म करके ही वो स्पेस इन्होंने लिया है, और इनके यहाँ वो अर्ज, वो फाइटिंग इंस्टिंक्ट ख़त्म हो गई कि हम अपनी विचारधारा की बात करें। नो फायर इन द बेली। तो विचारधारा तो तब आती ना, हमने मुलायम सिंह को लड़ते हुए देखा है सड़कों पर 88 तक, लेकिन 90 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो बिना हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन के नहीं चलते थे। वही अब उनके बेटे भी कर रहे हैं वही काम, यही काम बिहार में हो रहा है। मतलब वो सारी चीज़ें। तो जब लोहिया का तो एक जुमला है कि साहब जब सड़क पर संघर्ष ख़त्म हो जाता है तो सड़कें, संसद आवारा हो जाती है। लेकिन इन लोगों से कोई पूछे, आप इन नेताओं को जिनका जो आज हैं सभी रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज पार्टियों के, इनसे पूछिए कि समाजवाद का आपके नज़दीक क्या मतलब है, इसकी परिभाषा क्या है। मेरा दावा है कि कोई नहीं बता सकेगा, क्योंकि जानते ही नहीं। मेरे पास कुछ लोग आते थे उत्तर प्रदेश से और कभी कभी बिहार से भी कि भाई हमें फलानी पार्टी से टिकट दिलवा दीजिए। उससे मैंने कहा भाई क्यों, वो तो समाजवादी पार्टी है, समाजवाद के बारे में तुम क्या जानते हो? तो कहते थे कि साहब हमें इससे कोई मतलब नहीं, मुलायम सिंह कुछ कह रहे हैं तो अच्छी चीज़ होगी, लेकिन हम उनके टिकट पे एमएलए बन जाएंगे या एमपी बन जाएंगे। तो ये एमएलए एमपी बनना और उसके बाद इन नेताओं को सत्ता हासिल करना, अभी 2027 में सारा मकसद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का है कि सत्ता हासिल करनी। करिए, ज़रूर करिए, लेकिन लोगों को ये भी तो बताइए कि आपकी विचारधारा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग है। ये मंथन समाज से भी गायब है और सत्ता से भी गायब है, दोनों जगह से गायब है। ये वाला जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं कि लोग आते थे कि टिकट दिला दीजिए जी, किसी भी पार्टी का नहीं। अभी मुसलमानों को टिकट देने से ये पार्टियां बचती, कहती हैं कि साहब हिंदू वोट बैंक भाग जाएगा। तो आप खुद ही अंदर से इतने मजबूत नहीं हैं। आपको अगर, फिर मैं ये कहता हूँ कि जब अगर ये नैरेटिव है, एक तो पूरा नैरेटिव ये हो गया कि चाहे अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो, धारा 370 हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव सेट कर दिया, इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत है कि इसको काउंटर करे? उसी से सटने की कोशिश करते हैं, उसके आसपास दिखना चाहते हैं। वही कि वोट भाग जाएगा, हमारा वोट बैंक चला जाएगा। तो लोहिया ने तो ये नहीं कहा था, लोहिया ने तो सरकार में वो कभी आए नहीं, लेकिन कहा कि भाई जो घर फूके आप ना चले हमारे संग,
तो वो ट्रेनिंग दी गई थी, वो ट्रेनिंग तो आपने याद रखी नहीं, लेकिन आपको ये याद रह गया कि कैसे हिंदू मुसलमान करके या अगड़ा पिछड़ा करके हम सत्ता में आ जाएं। तो नेता पुत्र तो विलास वैभव में जीवन जी रहे हैं ना, उनको तो संघर्ष क्या होता है, उन जिम में पसीना बहाना अलग बात है, सियासत में पसीना बहाने की तो आदत ही नहीं रही है। तो ऐसे समय में जो ये पूरा लोकतंत्र है जिसमें समाजवाद का एक पूरा आप स्ट्रीम देखते हैं, जो पैरेलल स्ट्रीम है जो चल रहा है, चाहे सरकारी पॉलिसीज़ जो भी हों, किसी की ज़रूरत नहीं हो रही थी कि इससे पीछा छुड़ा लिया जाए, लेकिन अभी समाजवादी पार्टियां भी और समाज जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी, उन्होंने एक रविश अख्तियार कर ली है। आपको क्या लगता है कि ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, क्या ये बिल्कुल आता हुआ दिख नहीं रहा था? क्या ये कोई नई चीज़ पैदा हो गई है? ये तो दिख रहा था कि ऐसा ही होगा। नहीं, ये कोई नई चीज़ नहीं है और ये पूरी दुनिया में आ रहा है, आ चुका है। ज़्यादातर जगहों पर समाजवाद को इस क्रोनी कैपिटलिज्म ने ख़त्म किया है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन यही होता है। लेकिन हमारे भारत में ये था कि हमारी जो पिछले 100 साल का एक राजनीतिक इतिहास था, वो इससे लड़ने वाला इतिहास था। एक तो जो हमारी आज़ादी के सबसे बड़े सिपह सालार थे लड़ाई के, महात्मा गांधी, उन्होंने अपनी एक दूसरी तरह की विचारधारा, जिसको आप ग्राम स्वराज कह लीजिए, गांव आधारित विचारधारा कह लीजिए, वो बताई थी। और भारी मशीनों का विरोध किया था सबका। नेहरू के साथ हालांकि उनका झगड़ा हुआ। ये भी कहा जाता है कि जिस वक्त गांधी जी की अर्थी जा रही थी राजघाट पे, उसी वक्त महालनोबिस प्लानिंग कमीशन की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और उन्होंने वो सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, ये किया। लेकिन हर चीज़ का एक जस्टिफिकेशन होता है और वो समाजवाद भी चला रहे थे और कैपिटलिज्म का भी एक लिमिटेड रोल। उन्होंने बिरला टाटा को मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनाया था या उन्हें अपने मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बनाया था कि सब कुछ उनके हवाले कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हाँ, एक बैलेंस अप्रोच के साथ में, और ये माना गया। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया और जिन्होंने जो आर्थिक सुधारों के जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने पूरी तरह से लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के लिए दरवाजे खोल दिए, 2 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी को उसका मज़ा मिल गया कि कई राज्यों में उसकी हार हो गई। तो नरसिम्हा राव ने कहा कि नहीं साहब, मिडिल पाथ होगा, हम एक्सट्रीम वे पर नहीं जाएंगे। यानी जो मनमोहन सिंह कह रहे थे उसको भी एक पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। और ख़ुद मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने 2004 में, तो उनको भी कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा मानना पड़ा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के, गरीब उन्मुख, ये हम मनरेगा बनाई जाएगी, ये सब किया जाएगा, वो सब। तो इस देश का बुनियादी मिजाज ये है कि ना आप एक एक्सट्रीम राइट विंग हो सकते हैं, ना आप एक्सट्रीम लेफ्ट विंग हो सकते हैं। बीच के रास्ते पे आपको चलना है, उसमें समन्वय बनाना होगा। और उसके लिए जो पीपल्स ओरिएंटेड पॉलिसीज़ के, आज हमारे देश का गरीब आदमी, उसको 2 जून की रोटी कैसे मिले, इसका इंतज़ाम अगर आपके एजेंडे में है तभी आप कामयाब हो पाएंगे। मगर अब हो ये रहा है कि पिछले 12 साल में करंट डिस्पेंसेशन ने और मोदी साहब ने इस देश को एक नया रास्ता दिखा दिया कि 80% आबादी को फ्री राशन। अब उसको ये आदत पड़ गई है क्योंकि उससे वोट मिल जाता है, सरकार बन जाती है। तो कड़ा निर्णय तो यहाँ कोई लेगा, अगर इन 80% लोगों को जो राशन दिया जा रहा है इसको कोई पॉलिटिकल पार्टी बंद कर देगी तो हाहाकार मच जाएगा, वो तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ज़रूरत इसी बात की है कि जो हमारा संविधान है, देखिए ये बड़ा एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, ये बहुत ही प्रीशियस डॉक्यूमेंट है, इसको बचाना पड़ेगा। इसके बचाने की बात पिछले चुनाव में हुई थी और कुछ राज्यों में उसका असर भी देखा था। वही वाली बात कि उस पर चुनाव तो जीत गए, 43 सीटें उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। लेकिन उसके लिए बाद में आपने क्या किया? क्या कोई रैली की, कोई जलसा जुलूस, कोई धरना प्रदर्शन या कोई ओरिएंटेशन कि भाई ये संविधान का रहना क्यों ज़रूरी है और कैसे रूलिंग डिस्पेंसेशन इसको ख़त्म कर रहा है, इसके बारे में एजुकेट करना पड़ेगा। जब तक वो बुनियादी चीज़ नहीं होगी, और इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी चूँकि सबसे बड़ी पार्टी है, अभी हाल में इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई है, वो उसको लीड करती है, उसे सबसे पहले एक विजन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा इस देश के लिए कि भाई ये विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारी ये पॉलिसियाँ होंगी। हम चाहे 10 साल सरकार में आएँ या ना आएँ, लेकिन हम इसके लिए लड़ेंगे, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, औरत के लिए, आम आदमी के लिए, जो जितने भी शोषित वंचित लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए, ताकि भुखमरी की नौबत ना आए। अभी इस वक्त इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी है कि हमारे देश में तबाही का कगार पर खड़ी हुई है और महंगाई अपने ज़ोरों पर है। उससे कौन निकालेगा? उसको करने के लिए ज़रूरी है
अब कल ये बात हो रही थी कि साहब मोदी जी ने तो नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किस मायने में रिकॉर्ड तोड़ दिया? मैंने एक चैनल पर कहा कि क्या रामराज आ गया है, क्या दूध की नदियां बह रही हैं, क्या इस देश में गरीबी ख़त्म हो गई, बेरोज़गारी ख़त्म हो गई, क्या इस देश का छात्र जो है वो संतुष्ट है, महिला संतुष्ट है, उसके साथ कोई गलत काम नहीं हो रहा है, माइनॉरिटी सुरक्षित हैं, पिछड़े और दलित सुरक्षित हैं। जब तक ये 80% लोग जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, इनके सेफगार्ड की बात नहीं कही जाएगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा सरवाइव करना। सत्ता में आ सकते हैं आप, जाहिर है कि आप 2004 में वाजपेयी जी की सरकार गई तो कांग्रेस पार्टी ही एक अल्टरनेटिव थी, वो आ गई, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था। लेकिन और अभी भी जब ये सरकार जाएगी, बीजेपी की सरकार जाएगी, तो कांग्रेस पार्टी या उसके समर्थित पार्टियों की सरकार आएगी, जैसा 1996 में देवेगौड़ा और गुजराल की सरकारों को बनते हुए हमने देखा था। लेकिन आपको अपना एक विजन और विचारधारा तो देश के लोगों के सामने रखनी पड़ेगी कि हम ये हैं। कुर्बान साहब, अभी आपने बात की गरीबों की, बेरोज़गारों की, इन सब की। ये जो तबकाती एकता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल यूनिटी कहते हैं कि हमारे दुख एक जैसे हैं तो हमारी राजनीति भी एक जैसी होनी चाहिए। अगर हमारे पास इलाज नहीं है, शिक्षा नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, तो वो उस क्षेत्र के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक तरह से पीड़ित हैं, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल यूनिटी की बात करते हैं। उसको छोड़ करके एक वर्टिकल यूनिटी की बात पैदा की है इस दौर की सियासत ने, खासकर भाजपा ने, कि अंबानी और सबसे गरीब आदमी वो एक ही कास्ट का अगर है और एक ही धर्म का अगर है तो वो अपने आप को वहाँ से वर्टिकल रिलेट कर रहा है। इस वर्टिकल रिलेशनशिप ये आइडेंटिटी बेस्ड रिलेशनशिप है जो जन्म से तय होता है कि हम किसी जाति में, किसी धर्म में पैदा हो गए। अब सवाल ये है कि इस वर्टिकल यूनिटी को जो कि गरीबों के खिलाफ खड़ी हुई है और उनको एक झूठा सपना या झूठा आश्वासन देती है कि देखो तुम्हारे धर्म और जाति का आदमी आज बिलियनियर है तो ये तुम्हारी सफलता है। इसको कैसे तोड़ा जाए? ये समाजवादी पार्टियां, ये जनता दल वाली पार्टियां, ये पार्टियां अगर ये काम नहीं कर रही जो उनकी नुमाइंदगी की दावेदारी करती हैं, तो फिर ये करेगा कौन? कहाँ से हम कोई नया अपोजिशन तो नहीं लाएंगे ना इस देश में? यही अपोजिशन है, ये कब आएगा इस पर? यही पॉलिटिकल विल की बात। इन सबके दिलों में चोर है। दूसरी तरफ आरएसएस है जो 100 साल से अपना एजेंडा चला रहा था इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का, और जिसने वर्चुअली इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया बाय ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, डी फैक्टो बना दिया, डी जूरे भले ही ना बना पाए हों। दूसरी तरफ वो अपनी ये जो जिसको मैं कहता हूँ ब्लेटेंट कम्युनल एजेंडा चलाते हैं, जिसके नाम पर वो मेजॉरिटी चंक वोट का हासिल करके सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं। खुद नहीं होते तो सहयोगी दलों की मार्फत हो जाते हैं। उसको जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, और उसके लिए अपोजिशन पार्टीज को ही ये बताना पड़ेगा देश को कि भाई देखिए इन लोगों का ये 12 साल से एजेंडा चल रहा है, अभी 2-3 साल और शायद चल जाए। इसको तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि इस देश के हर नागरिक को ये सोचना पड़ेगा कि ये हिंदू मुसलमान करके, कम्युनल पॉलिटिक्स करके हमारा भला नहीं होने वाला है। हमारा भला तभी होगा जब ये देश में यूनिटी आएगी, एकता आएगी, और वो एकता किसी एक आदमी की वजह से या एक जाति, धर्म और संप्रदाय से नहीं आएगी। आज भी मेरा मानना है कि देखिए 35% से ज़्यादा वोट तो बीजेपी को कभी अभी तक मिला नहीं है। 65% वोट तो उनके खिलाफ ही है। वो 65% लोग अगर ये सोचते हैं कि ये मुल्क इस तरह से नहीं चलेगा जैसे चलाया जा रहा है, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सिस्टम वही है फर्स्ट पास द गोल का, तो उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। नहीं होते हैं तो अब तो चुनाव आयोग और अदालतें भी समर्थन कर रही हैं उनका, क्योंकि एक मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि भाई ये नैरेटिव्स, माइंडसेट कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन हमको वोट इसीलिए करना है कि इसमें हमारा वर्चस्व कायम रहता है। तो इसको अपोजिशन पार्टीज़ को समझना पड़ेगा और उसके लिए अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और ये तय करना पड़ेगा कि 10-20 साल हम चुनाव नहीं, ये सोशलिस्टों की टेक्निक्स थी, लेफ्ट पार्टीज़ की भी ये टेक्निक थी कि वो अपनी आइडियोलॉजी को कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, मतलब कि सरकार बनाने की जल्दी में नहीं होते थे। हालांकि बाद में किया गया नॉन कांग्रेसिज्म के नाम पे, लेकिन शुरुआती दौर में वो नहीं करते थे। वो कहते थे कि हम भले ही 10 साल 20 साल हम इंतज़ार कर लेंगे सत्ता में आने के लिए, लेकिन हम इन बुनियादी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। असल ये कि हम इस देश को
क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ नहीं धकेलेंगे, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की हिमायत नहीं करेंगे, नहीं की ऑफिशियली। आज भी जो जिन पार्टियों का आप जिक्र कर रही हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि वो कैपिटलिज्म का समर्थन कर सकें। एक ही पार्टी इस देश में होती थी, वो थी स्वतंत्र पार्टी, जो खुल करके करती थी, और जनसंघ भी करती थी, लेकिन जनसंघ भी खुले रूप में नहीं कर पाती थी। नहीं, पुराने आरएसएस की पर्चियाँ देखिए जो उनके वो हैं, छोटे छोटे किताबचे हैं, उसमें तो वो स्वराज की ही बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के नाम पर स्वराज की बात करते थे। मगर वो डाइल्यूट करके दूसरे तरीके से कहते थे, वो सीधे सीधे उद्योगपतियों का समर्थन नहीं करते थे। हालांकि जो जनसंघ थी जिसका दीपक सिंबल था उसको बनियों की पार्टी कहा जाता था, और कहा जाता था कि ये, और लेफ्ट और सोशलिस्ट का इन लोगों से यही झगड़ा भी होता था, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ने कॉम्प्रोमाइज करा दिया। तो शिवा जी, मेरा कहने का मतलब ये, जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है भारतीय राजनीति की, वो यही है कि आज सबसे बड़ा बहरान ये है कि हमारे पास आइडियोलॉजी की कमी है। आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट हैं हम लोग, और इसलिए हम कहने को तो नेहरू गांधी को भी याद कर लेते हैं, लेकिन वो उनकी स्पिरिट क्या थी, उन्होंने राजनीति क्या की, अपनी ज़िंदगी के सुनहरे साल उन्होंने जेलों में क्यों गुजारे, क्या इस हिंदुस्तान के लिए कि जो आज जिसका हम नक्शा देख रहे हैं, या ये कि जो जिस उससे हिंदुस्तान चला शुरुआती 10-15 सालों में। देखिए, इस मुल्क के सामने मैं कहता हूँ, और मैं उसको फिर दोहरा रहा हूँ, कि 1947 में पाकिस्तान बन चुका था, मुसलमान अपने हिस्से का मुल्क ले चुके थे, उत्तर भारत के उर्दू भाषी मुसलमान, जो भी। एक लाइन का रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लाने की ज़रूरत थी कि ये मुल्क हिंदू राष्ट्र होता, ये हो जाता, लेकिन नहीं। उस वक्त के जो हमारे फोर फादर थे उन्होंने कहा कि हमने अपने इस मुल्क की आवाम से ये वायदा किया था कि आज़ाद होने के बाद में हम एक ऐसा देश नहीं बनाएंगे जो धर्म आधारित जिसकी नागरिकता हो, धर्म आधारित जिसकी राष्ट्रीयता हो, तो और बराबर के अधिकार होंगे, और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज हम अगर इस मुल्क में 20% से ज़्यादा आबादी अपने आप को नंबर 2 का शहरी मानती है, मानने लगी है या मनवा दिया गया है, लगभग 400 सदस्य हैं सत्ताधारी पार्टी के पास, लोकसभा और राज्यसभा मिला करके, उनमें एक भी मुसलमान का ना होना, एक भी ईसाई का ना होना, गलती से एक आध सिख होना, क्या आप इसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मानेंगे? क्या आप इसे इंक्लूसिव डेमोक्रेसी मानेंगे? नहीं, ये तो आप एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक झंडे के नाम की बात है, जिसका 100 साल तक विरोध होता आया है। और नेशनल मूवमेंट के दौरान झगड़ा क्या था? सावरकर सर से, हेडगेवार से, गोलवलकर से, यही तो था कि वो जिस रास्ते पर देश को ले जाना चाहते थे और जो अब ले आए हैं, उसको महात्मा गांधी ने और उनकी विचारधारा के मानने वालों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, हर तरह की कुर्बानियाँ देने के बावजूद। तो विचारधारा और आइडियोलॉजी के मामले में क्या बीजेपी ज़्यादा खरी उतरी है? क्या वो अपनी विचारधारा के साथ खड़ी रही है और उसका फ़ायदा उसे मिला है? देखिए, यहाँ ये तो कहना पड़ेगा कि आप उनसे सहमत हों असहमत हों, उनका जो सांप्रदायिक एजेंडा था उन्होंने खुल के डंके की चोट चलाया, लेकिन यहाँ मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है, और माफ़ कीजिए मुझे इजाज़त दी इस बात को कहने की, कि हमारी सेक्युलर कांग्रेस पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ किए कम्युनल फोर्सेस के साथ, इन लोगों के साथ। और आज जो ये बैठी हुई हैं फोर्सेस, उसमें जो 80 से 89 का दौर है, कांग्रेस पार्टी के शासन का दौर है, उसमें हर स्तर पर अयोध्या का मूवमेंट हुआ, उसमें अयोध्या का ताला किसने खुलवाया, वहाँ डिस्प्यूटेड साइट पे शिलान्यास किसने कराया, इन लोगों को प्रमोशन किसने दिया, उसमें कांग्रेस पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। आज भी कांग्रेस पार्टी के, मैं हर नेता की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं दिल में एक चोर है, एक कम्युनल एलिमेंट उसके अंदर बैठा हुआ। जो मुख्यमंत्री होते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ जो दंगे हुए उनमें हमने देखा कि उनका रवैया क्या रहा, महाराष्ट्र में क्या रहा, कर्नाटका में क्या रहा, वो अपने आप को अलग नहीं कर पाते। क्यों? वही हिंदू वोट बैंक भाग जाएगा, हिंदू हमसे नाराज़ हो जाएगा। तो ये एक बेईमानी है आपकी कि आप नाम तो सेकुलरिज्म का लेते हैं, एक्ट उस पर करते नहीं हैं, या कम्युनल फोर्सेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आपने उस शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई जो खुलेआम, जिसका कम्युनल एजेंडा था, आज भी है, लेकिन आप ही कहेंगे कि नहीं था, हम तो बीजेपी को हराना चाहते थे, इसलिए। भले आपको सत्ता से बाहर होते तो हो जाते, लेकिन आपको एक स्टैंड तो लेना चाहिए था कि हम कम्युनल फोर्सेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आप जिसे आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कह रहे हैं,
वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट कांग्रेस के अंदर भी हिंदुत्व के साथ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो चोरी छुपे हिंदुत्व करते थे, वो यकीन करते थे कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह से था। और शीर्ष नेतृत्व में अभी आप देखें जिस तरह की सियासत प्रियंका गांधी करती हैं, उसमें भी साफ झलक नज़र आती है कि वो कांग्रेस के अंदर की राइट विंगर लगती हैं। अब मैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता, लेकिन जो आपने बात कही उसमें मैं आपको बताऊं, राम मंदिर, नरसिम्हा राव के बारे में बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने लिखा था A.G. नूरानी साहब ने कि नरसिम्हा राव वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ RSS जी। और उस वक्त का देखिए कि 91 से 96 की जो पॉलिटिक्स हुई, जो टाडा में जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में रखा गया, चीज़ें की गई, और 96 में कांग्रेस के सत्ता में बाहर होने की वजह वो सारी चीज़ें बनी कि जो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए। अब बहुत सारी बातें, चूँकि मुझे जानकारी नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी उसके हिस्सों की, लेकिन हाँ कहा जाता है कि कोठरी है जो काम करती है, जो बार बार उनको उसी तरफ ले जाती है, वही काम करने पर मजबूर करती है। अब वो प्रियंका गांधी करती हैं, राहुल गांधी करते हैं, खड़गे करते हैं, किसके कहने पर होता है ये नहीं, लेकिन UPA के रहते हुए सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो काम हुआ उस पर अगर आप कायम नहीं रहेंगे तो आपका हशर फिर वही होगा जो अब हो रहा है। बिल्कुल, जो UPA का दौर है वो एक अपवाद की तरह कांग्रेस की हिस्ट्री में भी चमकता रहेगा हमेशा, कि उन्होंने इस दौर में, जबकि कैपिटलिज्म वो ले आए थे, खुद ही ले आए थे सिंह साहब, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एकोमोडेट किया उन पॉलिसीज़ को जो वेलफेयर पॉलिसीज़ थी। हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि इस सब के बावजूद बीजेपी को इतने प्रतिशत ही मिलता है, यानी कि 38 बनाम 62% वाला एक डिस्कोर्स है। लेकिन जो 62% है वो जिन चीज़ों पर बटा हुआ है वो सिर्फ कहने के लिए बटा हुआ है, मतलब अंदरूनी तौर पे आप देखिए कि किस तरह से समाजवादी, कितने समाजवादी हैं, किस तरह से जो और धड़े हैं कम्युनिस्ट पार्टी के कह लीजिए, वो ये सब तो अब कैपिटलिस्ट सिस्टम के पिछलग्गू ही बन चुके हैं। तो इन पिछलग्गुओं को कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक होने से रोकती है? क्या होलियर देन दाऊ इनमें कौन है कि मैं ज़्यादा पवित्र हूँ? कौन सी ऐसी बात है कि ये बेवकूफ़ लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई आपका मुकाबला बहुत अच्छा हो सकता है 38% से, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के पर्सनल ईगोज़ हैं, इंडिविजुअल नेतागिरी है, उस नेतागिरी के लिए आप अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही तो अलमिया है, यही ट्रेजेडी है कि ये पार्टियां ये नहीं समझ पाई और इसलिए ख़त्म हो गई। आप देखिए कि आज केरला जो था वो लास्ट बेशन था कम्युनिस्ट्स का, अब तो किसी राज्य में सरकार बची नहीं। लेकिन हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में 34 बरस तक लेफ्ट का जलवा रहा। 4 पार्टियां जिनको वाम मोर्चा कहा जाता था, CPM, CPI, फॉरवर्ड ब्लॉक, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, वो चलाते थे सरकार। लेकिन जब लोगों को लगा कि वो भी डिलीवर नहीं कर पाए, आप देखिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के हालात सबसे ज़्यादा ख़राब थे, सबसे ज़्यादा हिमायती और सबसे ज़्यादा उनका लीडर होने का दावा लेफ्ट पार्टीज करती थी, लेकिन हालात अच्छे नहीं थे। नतीजा ये कि वो 30% जो वोट था मुसलमान का वो ममता के साथ चला गया। और 3 चुनाव जो ममता ने जीते मुस्लिम वोट से जीते, उसका बड़ा रोल रहा। और फिर आप त्रिपुरा, वहाँ तो मुस्लिम वोट नहीं है, वहाँ आप क्यों ख़त्म हुए, या केरला में अब क्यों ख़त्म हो गए, ये इन लोगों को सोचने की बात है। तो बात यहाँ सिर्फ समाजवाद की या लेफ्ट की, बल्कि पूरे वो कंबाइंड अपोजिशन की है। उड़ीसा को भी शामिल कर लें। जी बिल्कुल, कंबाइंड अपोजिशन की है, चाहे वो रीजनल पार्टीज किसी भी नाम से हों, किसी भी आइडियोलॉजी के नाम पे हों, अगर वो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं और सोशलिज्म में यकीन रखती हैं, तो फिर उनको ये सारी चीज़ें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको सड़कों पे लाना पड़ेगा कि भाई देखो ये है, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। लेकिन लोग इसलिए यकीन नहीं कर पाते कि भाई इनका तो चरित्र कुछ दूसरा ही है। ये बात तो गरीबों की करते हैं, हमारा वोट लेने की बात करते हैं, लेकिन हमें फिर कुछ लॉलीपॉप दे करके जो फ्री बीज वाला फॉर्मूला चल रहा है ये सरकार बना लेते हैं। ये लेफ्ट में ड्राइवर पार्टीज ने किया था, DMK और AIDMK ने, फिर अब हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना लिया, बीजेपी नहीं अपना लिया। बीजू जनता दल उड़ीसा में खुद इसी फ्री बीज के नाम पे सत्ता में रहे। यही काम उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी कई बार किया गया है और अभी भी चल रहा है कि खुला खेल फर्रुखाबादी। बिहार में अभी हमने देखा कि
ये दीजिए, हम अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इस हाथ ले उस हाथ दे, आप हमें वोट दीजिए, और सरकारें बनी हैं। तो आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। मेजर जो आपको जो है वो करना पड़ेगा। इसको जो भारतीय राजनीति में गलावट आ गई है, जो सड़ गल गई है राजनीति, जो आइडियोलॉजी विहीन हो गई है। आज जितने भी सांसद, अब आप ADR जब भी रिपोर्ट जारी करता है तो बताता है कितने अरबपति हमारे सांसद बने, कितने अरबपति हमारे विधायक बने, उनकी संख्या लगातार, और ये 90 के बाद का जो दौर है पोस्ट लिबरलाइजेशन, वो हमें बताता है। क्योंकि अब हर वो आदमी संसद में आना चाहता है जो तो बड़ा क्रिमिनल है या बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। हमारे अघोषित बिलियनियर्स जो हैं वो ज़्यादातर पार्लियामेंट में ही बैठे हुए हैं। जी, विजय माल्या राज्यसभा में आता था, खुलेआम था, 20 करोड़ दे के आया हूँ, 25 करोड़ दे के आया हूँ, और उसके बाद में वो अभी आम आदमी पार्टी ने जो 3 सीटें दी थी राज्यसभा की, वो उन्होंने खुल के कहा था। खुल के नहीं, तो वही, उसमें कोई पार्टी अब अपवाद में नहीं रह गई। ये इसमें जो पहले कांग्रेस पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगता था कि वो कुछ धन पशुओं को टिकट दे देती है, लेकिन वो उसका परसेंटेज बहुत कम होता था। अब तो ये है कि हर आदमी के पास, अभी झारखंड में एक आदमी रूलिंग पार्टी के सपोर्ट से चुनाव लड़ रहा है, उसका नॉमिनेशन भी सही नहीं हुआ था, वो भी दुरुस्त करवा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अंबानी का आदमी है, परिमल नाथवानी। और इस तरह के 20-85 लोग हैं राज्यसभा और लोकसभा की, आप लिस्ट उठा करके देखें तो उसमें ये किसी की मोनोपोली नहीं है। आप सिर्फ बीजेपी, आम आदमी पार्टी या इसको नहीं कह सकते। हमने समाजवादी पार्टी से भी इंडस्ट्रियलिस्ट को जाते हुए देखा है, हमने RJD लालू की पार्टी से भी इंडस्ट्रियलिस्ट को और बड़े वकीलों को जाते हुए देखा है। अमर सिंह का पूरा काल समाजवादी पार्टी में हॉबनॉबिंग का ही काल था। जी, ठाकुर अमर सिंह जो अपने को कहते थे। एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि समाजवादी खेमे के बीच में बाहुबलियों का और अराजक तत्वों का जो गलबा हुआ नॉर्थ इंडिया में, हिंदी बेल्ट में, उसमें बिहार भी शामिल, उसमें ये ऐसा क्यों हुआ कि नेचुरली, वैसे तो ये वीर बहादुर सिंह के समय से ही शुरू हो गया था, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसको जिस तरह से परवान चढ़ाया मुलायम सिंह की राजनीति ने, और दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में यादव फैमिली ने, ये क्या गठबंधन है, ऐसा क्या अट्रैक्शन है उन लोगों को इनके साथ? देखिए, इसकी शुरुआत होती है JP मूवमेंट्स 77 अपराधीकरण की नहीं, 77 में जिस तरह से लोग, जिसको जनता पार्टी का टिकट मिल गया वो सांसद या विधायक बन गया, तो उसी के चलते ये पार्टियां जिनका आप जिक्र कर रही हैं बार बार, जो आइडियोलॉजी की पार्टियां थीं वो ख़त्म हुई, और उनका जो था वो हॉबनॉबिंग हुई फिर क्रिमिनल्स के साथ में। और संजय गांधी का दौर, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। यस, कांग्रेस पार्टी के अंदर 80 में जिस तरह से सांसद और विधायक चुन करके आए, उनमें बड़ा रोल जो था वो क्रिमिनल्स का था। अच्छा, फिर ये हुआ कि 80 से मैं देख रहा हूँ शिवाजी कि वो क्रिमिनल या वो बाहुबली जो इन लोगों को, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस थे, इनको मदद करके MLA MP बनवाता था, उसको ये लगा कि यार जब हम बनवा रहे हैं इनको तो हम खुद ही क्यों ना बन जाएं, और खुद ही बनने लगे। बिहार में काली पांडे, उत्तर प्रदेश में DP पांडे, इस तरह के DP यादव, इस तरह के सैकड़ों नाम आप ले सकती हैं कि जिनका चार्जशीटेड हैं क्रिमिनल हिस्ट्री। शहाबुद्दीन बिहार में सीमान से ले लीजिए, या उसमें और बहुत सारे लोग। अब इस वक्त 2-4 लोगों के नाम लेने से मैं अपने दुश्मन नहीं बनाना चाहता, मगर ये कि वो एक कल्चर पैदा हुआ कि बाहुबली विधानसभाओं में और संसद में पहुंचने लगे, और फिर वो मंत्री भी बनने लगे। तो ये हुआ कि भाई, अब बिहार के जो इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनका बैकग्राउंड कौन नहीं जानता, कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कहाँ कहाँ से वो कैसे आए हैं। तो जब आदमी मुख्यमंत्री तक बन सकता है, कल को प्रधानमंत्री भी बन सकता है, तो इस रास्ते को अपनाए, शॉर्टकट। ये चीज़ें हैं जो कि हमारे यहाँ, अब उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म, उसने कहा कि भाई क्रिमिनल्स को पकड़ो, ये अपने काम के लोग होते हैं, ये किंतु परंतु नहीं करते, ये इफ एंड बट्स नहीं करते, ये विचारधारा की बात नहीं करते, ये समाजवाद की बात नहीं करते, तो इनको टेम करना आसान होगा। तो उस तरह के लोग जितने भी राजनीति में आए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, या पूरे और पूरे राज्यों में, वो उसका मकसद यही है कि ये एक ऐसी लॉन्ड्री है, वॉशिंग मशीन है सत्ता, जिसमें सब पाप धुल जाते हैं, और नहीं भी धुलते तो इसके बावजूद आप सरवाइव कर सकते हैं। तो अपराधियों को, जिनको हम थोड़ा
शाइस्तगी से बाहुबली कहते हैं। तो बाहुबलियों को आइडियोलॉजिकल डिसेंसी की कोई वो नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। वो तो सिर्फ अपने वजूद और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, जैसे डाकू लोग एक ज़माने में काम करते थे। वो ये उसका है। मेरा प्रीमाइसिस ये था ये पूछने का कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ख़ासकर जो बहुत बड़े सूबे थे और अविभाजित जब था उस वक्त से लेकर के, एक बहुत बड़ा तबका अपर कास्ट अपर क्लास हिंदू समाज का ये कहता था कि ये अपराधी लोग हैं, इन्होंने अपराधियों को प्रश्रय दिया है, और वो नफ़रत वहाँ से आती थी कि हमें इनसे दूर रहना है। वो लोग चले गए बीजेपी में। आज बीजेपी में आप चीफ मिनिस्टर्स के चेहरे देखिए तो हिस्ट्री शीटर्स के चेहरे हैं, ठीक है। ये जो फ़र्क आया, और अब वो लोग एसिमिलेट कर गए हैं, अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब उनको लगता है नहीं, अब हमारी बारी आई है। तो ये जो अपर कास्ट अपर क्लास एजुकेटेड गवर्नमेंट सर्विसेज में भी थे ये लोग सारे, ये डिसेंट हिंदू था, उसको अब वाला जो ये फ्रेमवर्क बना है, जिसमें आपने बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम लिया, आप यूपी के चीफ मिनिस्टर को भी देख सकते हैं, उनकी भी एक हिस्ट्री है। इन सब लोगों से आपत्ति नहीं है। ये जो कल्मिनेशन है, क्या ये सिर्फ रिएक्शनरी है या अंदर से वो भी यही, उनका भी आइडियल हुकूमत इन्हीं लोगों की थी, हाकिम उनका भी यही था? सत्ता हासिल करना, सत्ता तक पहुंचना, उसमें जो आप ये कह रही हैं ना, अब अपर कास्ट, मुलायम सिंह के अपराधीकरण से उन्हें तकलीफ थी, लालू यादव के अपराधीकरण से उन्हें तकलीफ थी, और नफरत उनको इसी बात से है। अब नहीं है, शुरू में रही हो तो रही हो। अब मैं यही कह रहा हूँ, देखिए बहुजन समाज पार्टी मायावती, जिसकी पूरी राजनीति जाति विदेश पे थी, हाँ, जो अपर कास्ट के खिलाफ एक इमरजेंस हुआ था, उन्होंने जब 2007 में सरकार बनाई तो मैंने उनके मंत्रिमंडल के 10 ब्राह्मण मंत्रियों को उनके पैर छू करके शपथ लेते हुए देखा। जो आप कहते थे कि ब्राह्मण बनिया, ठाकुर छोड़ बाकी सब है DS4, और इनको जूते मारो, ये करो, और तलवार, वो सब सारी चीज़ें खत्म। पावर चाहिए। उनके नेता टॉप BSP के मिश्रा जी 3-4 टर्म राज्यसभा में रहे। इसी तरह से मुलायम सिंह के यहाँ कई अपर कास्ट के लोग बड़ी रोलों में रहे, आज भी हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। तो वहाँ ये सारी चीज़ें इर्रिलेवेंट हो जाती हैं। असली चीज़ है पावर। पावर के लिए कुछ भी करेगा, ये फॉर्मूला है। उसमें ना लालू हैं, ना नीतीश कम हैं, ना रामविलास कम हैं, ना बीजू कम हैं, ना चौटालास कम हैं। वो हमाम में सब नंगे हैं। और वो एक मशहूर हिंदी के कवि हुए हैं मुद्रा रक्षा, उन्होंने कहा, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। तो ये एक फॉर्मूला है, नारा है। एक तो नारा ये कि लव मी एंड लव माई लाल, फैमिलीज के साथ करो। कोई भी परिवारवादी राजनीति को ख़त्म करने की बात नहीं करता। हमको तो ये बताया गया था कि सबसे बुरी जो थी वो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने अपने बेटों को प्रमोट किया, अपने परिवार को प्रमोट किया, परिवारवाद की राजनीति की। लेकिन अब कौन सी पार्टी है, इंक्लूडिंग पार्टी विद ए डिफरेंस BJP, कि जिसमें नेताओं के बेटे बेटियों को जगह नहीं दी गई है या उनको प्रमोट नहीं किया गया है। लगभग 40 साल से तो गांधी फैमिली का कोई भी नहीं है जो सीधे सत्ता में हो। नहीं, चलिए मान भी, आज तो है ना, खैर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो है ना। हाँ, मतलब सत्ता में नहीं है, सत्ता में पॉलिसी नहीं बना रहे, वो अलग बात है। नहीं, पॉलिसी UPA की पॉलिसी कौन बना रहे थे? सोनिया गांधी थी उसकी अध्यक्ष। तो आप एक कह सकती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपसे अलग कौन है। भाई इंदिरा गांधी तो बुरी थी, कांग्रेस पार्टी तो बुरी थी, उसको आपने सबक सिखा दिया। 77 में सबक सिखाया आपने 89 में सबक सिखाया, फिर 96 के बाद में तो 2004 तक आपने सबक सिखाया। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, UPA के नाम पे रही वो तो। उसके बाद से तो अभी 12 साल से तो कोई है नहीं कांग्रेस का कहीं पे वजूद। लेकिन परिवारवाद की कोई बात कोई भी पार्टी आज क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती कि सबको मालूम है कि भाई अगर अखिलेश को क्वेश्चन कर दिया तो टिकट नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी तो करते हैं परिवारवाद की बात, अभी भी करते हैं, लेकिन क्या वो अपने गिरबान में देखते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कितने पुत्रों को, कितनी पुत्रियों को राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य बनाया है? राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके बेटे नोएडा से MLA हैं कि नहीं हैं? वसुंधरा के बेटे MP हुए कि नहीं? MLA भी नहीं बने, और बड़ी बड़ी संस्थाओं में। तो वो एक दूसरा तरीका है इंडायरेक्ट इंटरवेंशन का और कंट्रोल करने का। उस तरह से अमित शाह साहब के बेटे
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपने सही नाम लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए अब एक कंसेंसस एक और चीज़ हो गई है। कहीं कहीं ये लगता है कि हमारी अपोजिशन पार्टियां रूलिंग पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हैं, और ये कह दिया गया है कि भाई जब तक तुम्हारा चल रहा है चलाओ, और फिर उसके बाद में जब हमारा नंबर आएगा तो हमें चलने देना। समाजवादियों का नाम मैंने इसलिए लिया था कि ये आइडियोलॉजी के प्लान पर आए थे। आइडियोलॉजी की कब जब आए थे, कब मुझे बताइए ना, व्हेन वाज द लास्ट टाइम? जब कांग्रेस के अंदर इन्होंने अपनी सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी। तो वो तो 100 साल पुरानी बात है हो ना। गई। हाँ। ठीक है। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये लोग समाजवाद के नाम पर एक आइडियोलॉजी का शब्द है सोशलिज्म, वो इस्तेमाल करते थे, वो एक जार्गन के तौर। अब जबकि इन सब से इन्होंने छुटकारा पा लिया है, निजात पा ली है, ऐसे में जो अपोजिशन है वो इतने धड़ों में बटा हुआ क्यों है? इनको ये या तो ये अब उस मानसिकता में चले गए हैं कि हमें पावर में तो आना नहीं है, अपोजिशन में हम चमकते रहें, अपोजिशन हमें कंसिडर किया जाए कि वी आर द अपोजिशन। अब सिर्फ अपोजिशन में कौन सिरमौर है उसकी मुकाबलेबाजी है क्या? ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखिए अभी चाहे ये पावर में हो या ना हो, इनके ऊपर तो फ़र्क नहीं पड़ता। इनका जो लाइफ स्टाइल है, चार्टर्ड प्लेन से चलना, हेलीकॉप्टर से चलना, वर्कर्स को अपना ग़ुलाम समझना, उनसे कोई मिलना जुलना नहीं, अपने महलों में रहना, ये एक कल्चर बन गया है। अब उसमें कहीं आपको ज़रूरत पड़े, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में एक माहौल बन गया, कांग्रेस के साथ आपने अलायंस किया उत्तर प्रदेश में, या कांग्रेस ने उनके साथ अलायंस किया वक्त की ज़रूरत को देखते हुए, और आपकी इतनी सारी सीटें आ गई। अब विधानसभा चुनाव होने वाला है, शायद अब हो जाए। बिहार में अभी चुनाव हुआ तो वहाँ आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज़ मिल करके लड़ी। कई बार ये फार्मूला कामयाब हो जाता है, कई बार नहीं होता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पहले एक ललक रहती थी कि सड़कों पे लड़ाई लड़के गरीब आम आदमी की बात करके सत्ता हासिल करना। हमने देखा है कि जब 89 में राजीव गांधी के खिलाफ कैंपेन चलता था, चाहे वो वीपी सिंह का हो, मुलायम सिंह का हो, लालू प्रसाद का हो, उस वक्त तक ये लोग उतने शायद करप्ट भी नहीं हुए थे और इनको सरकार मिली थी। लेकिन सरकार में आने के बाद इनका चरित्र बदल गया। फिर शायद वही कहावत सही होती है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो ये 90 के बाद की जो राजनीति है वो ये उसने एक स्थापित कर दिया कि बिना पैसे के राजनीति नहीं होगी, बिना आपके साथ जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होंगे, उनकी जब तक क्रिमिनल्स नहीं होंगे तब तक आपकी राजनीति नहीं होगी। तो ये एमालगम बन गया, एक नेक्सस बन गया क्रोनी कैपिटलिज्म और क्रिमिनल्स का, जिसको आप बाहुबली कह लीजिए, जो कह लीजिए। और उसने इस मुल्क को इतना जकड़ रखा है कि अभी एक नई पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी, वो भी इससे अलग नहीं रह पाई, बहुत कम, बहुत जल्दी चले गए। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं राजनीति में, अब ये कॉकरोच पार्टी आई है, पता नहीं कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसके पीछे क्या है, लेकिन अभी लगता है कि कोई विचारधारा नहीं है सिवाय इसके कि हम अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। अच्छा लगता है हमें सुनने में कि अम्बेडकर की बात हो रही है, लेकिन क्या इसके पीछे करने वाले लोग क्यों, कैसे उनको एक दिन के अंदर परमिशन मिल गई? क्या ये सेफ्टी वाल थ्योरी तो नहीं है कि जिसके तहत अंग्रेज़ों ने कांग्रेस पार्टी बनाई थी कि भाई भारतीयों के अंदर जन आक्रोश हो रहा है, ये निकल जाने दो, इसको हो जाने दो? मुझे ये सीजेपी का जो होल्ड लगता है वो क्लास वाला होल्ड लगता है कि ये एक ऐसे लोग हैं, हालांकि जो उनके चीफ हैं वो खुद को दलित कहते हैं, लेकिन दलित भी जो अब डी कास्ट हो चुका है, क्लास में चला गया है। तो वो बॉस्टन से आए और उन्होंने कभी भी, मैंने नहीं सुना, वो काफ़ी दिनों से राजनीति में सक्रिय रहे हैं आम आदमी पार्टी में, लेकिन दलितों पर अत्याचार के ऊपर उनके कभी कोई बयान नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है। तो हमें नहीं पता कि सामाजिक न्याय के सवाल को, हाँ, सामाजिक न्याय के सवाल को वो किस तरह से देखते हैं। उसमें जो और लोग भी हैं, कुछ एक से मेरी बराह रास्त जान पहचान है, मैं उनके साथ एक्सचेंज करती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो भी नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो कि कॉन्शियसनेस हो कि हमारी भारत की सियासत में कास्ट भी एक कोई चीज़ है। तो वो खैर एक चीज़ हो गई। मैं ये सोच रही हूँ यहाँ पर इस बात को क्या किया जाए कि सभी भारत के जितनी भी रीजनल छत्रप जिनको हम कहते हैं, उन रीजनल छत्रप्स को कोई आईना दिखा सकता है, कोई ये बता सकता है कि देखिए ये अब एक आर्टिफिशियल
फाड़ है बिटवीन देम एंड द मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस। तो ये आईना कैसे उनको कोई दिखा सकता है? क्या वो अपने अपने, क्योंकि सबने अपना फ्रेमवर्क बना लिया ना, सबके अपने फीफडम हैं, उनका सारे पद बटे हुए हैं। वो जिनको पद बांटे हुए हैं वो कैरेक्टर्स, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स कैसे कबूल करेंगे जम हो जाने को? तो क्या यही एक बहुत बड़ा रुकावट है इनके साथ आने में, या अभी भी आइडियोलॉजिकली है कुछ? शिवा जी, मैं कहूँ अगर ईमानदारी से, और वही जो मेरी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है भारतीय राजनीति की, कि इस वक्त इतना सड़गल गया है सिस्टम कि हम इनसे उम्मीद करें कि यही भ्रष्ट लोग, यही क्रिमिनल लोग हमें कुछ रास्ता, इस वक्त मेजर ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अब ये कॉकरोच पार्टी जो है वो एक उसका मैनिफेस्टेशन है उस फ्रस्ट्रेशन का जो लोगों के अंदर है, प्रूफ ऑफ एंगर ओनली, एंगर है। लेकिन वही कि जब तक इसके पीछे ये इस पूरा जो सिस्टम है, चाहे जो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या अदर अपोजिशन पार्टीज का हो, इस सब को हटा करके एक नए सिरे से नए लोगों को आने की ज़रूरत है, जिनको शायद भ्रष्ट होने में भी 10-20 साल लगेंगे। लेकिन वो अगर आकर के नहीं करेंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होते चले जाएंगे जी। और उसमें वही है, बस उसमें इतनी ही उम्मीद करनी चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो एक ऐसी चीज़ है कि उसके तराजू पे तोला जाना चाहिए कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अभी जो लोग हैं सत्ता में या उनसे पहले जो लोग थे, कांग्रेस पार्टी ने भी उन सारे उसूलों से कॉम्प्रोमाइज़ किया जो भारतीय संविधान में थे। वो शेयर नहीं दिया गया जो आम आदमी को मिलना चाहिए था, जो गरीब को, जो वंचित को, जो पिछड़े को, जो दलित को, जो अल्पसंख्यक को उसका शेयर अगर मिला होता तो शायद आज ये दिक्कत हमारे सामने नहीं आती। और उसका दूसरा एक जो विकृत रूप है वो करंट डिस्पेंसेशन ने ले लिया। उन्होंने अपनी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाली विचारधारा और एक फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर वो एक नैरेटिव सेट कर दिया कि भाई देखो ये लोग जो थे ये तो इनकी दलितों की, पिछड़ों की, माइनॉरिटीज़ की बात करते थे, ये तो इन लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं तुम्हारा हक का काट करके, जिसका प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभाओं में भी जिक्र किया कि आपकी भैंस को ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपका ये ले जाएंगे, आपका वो ले जाएंगे। अरे कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएंगे? क्या इतने ताकतवर हैं वो लोग क्यों ले जाएंगे? वो अपना हक तो ले नहीं पा रहे हैं, आपसे क्या ले पाएंगे? तो बात वही है कि अगर हम सबको प्रतिनिधित्व मिले, आबादी के हिसाब से मिले, उससे 2-4% कम हो जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन बिल्कुल आपने तो ज़ीरो कर दिया। आपने तो कह दिया कि नहीं साहब हमारे यहाँ तो कोई चुनाव जीत ही नहीं सकता मुसलमान, इसलिए हम उसको टिकट ही नहीं देते। पहले तो दिखावे के तौर पे 2-4 होते थे, अब तो वो भी ख़त्म कर दिए। तो अब फिर बात यही आती है कि भाई ये जिस तरह से चलाते आ रहे हैं, इन्होंने तो राष्ट्रीय आंदोलन को, उसकी विचारधारा को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, उसके खिलाफ खड़े रहे। भारतीय संविधान को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, अम्बेडकर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये तो यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको यूजर्व कर रहे हैं रादर, इन सारी चीज़ों को दिखावे के तौर पे कि हम भारतीय संविधान में भी यकीन रखते हैं, हम देखो हम जातिवाद में यकीन नहीं रखते, हम सेकुलरिज्म में भी यकीन रखते हैं, मतलब ये कि हम धर्म के आधार पर किसी के साथ ज्यादती नहीं करते। लेकिन आप कर रहे हैं, आपने एक नया कल्चर डेवलप कर दिया कि साहब हेट क्राइम, और उससे क्या हुआ कि आपने लिंचिंग पैदा की, और लिंचिंग के ज़रिए से माइनॉरिटीज़ को ये दहशत पैदा कर दी कि वो अब सर ऊंचा उठा करके ना चल सके, अपनी बात ना कह सके, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना कर सके। आप उसको उसके कपड़ों से, उसके खाने से पहचान लेते हैं। तो ये फाशिज़म की तरफ हम जा रहे हैं, और ये फाशिज़म तभी रुकेगा जब इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे, नेशनल मूवमेंट की वैल्यूज़ पर आधारित कोई पार्टी सत्ता में आएगी और सही मायने में उस पर अमल करेगी। ये जो सारे लोग हैं जिनका आप बार बार जिक्र करती हैं और जिनसे आपको शायद कोई उम्मीद, मुझे तो नहीं नज़र आती। नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, मैं सिर्फ चाहती हूँ इस पर बात हो। नहीं वही तो, ये अब इस लायक ही नहीं कि इन पर बात किया जाए। देखिए कितना टेस्टेड इतनी बार कर चुके हैं कि अब हम इनसे कल को इनको हटा करके ये लोग सत्ता में आ जाएंगे। वही मान लीजिए यूपीए पार्टियाँ जिन्होंने 10 साल राज किया था वो आ जाती हैं, तो क्या कुछ बेहतर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मनमोहन सिंह साहब ने भी लेफ्ट पार्टी से पिन छुड़ाने के लिए न्यूक्लियर डील पे अपनी सरकार को दांव पे लगा लिया था। तो आप कहते हैं ये अगर सत्ता में आ जाएंगी तो ये कुछ कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। मेरा ये सवाल है कि तो फिर इस टाइटैनिक का कैप्टन अब क्यों बदला जाए? बिल्कुल बदला जाए, बहुत बदलना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक क्योंकि मैंने कहा ना कि इतना सड़ गल गया है पूरा जिस्म मुल्क का कि उसमें अगर ये रिवाइव नहीं हो सकता। नहीं, रिवाइव तब तक नहीं होगा जब तक देखिए
अब आप कैंसर को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक कैसे हो पाएगा? 4th स्टेज भी क्रॉस हो गई है। तो फिर तो मर जाना चाहिए। वही ना कहा ना, फिर नए सिरे से चीज़ होगी ना, नई चीज़ आएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो चीज़ जिस पर ये टैग ना लगा हो कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा था। पॉलिटिकल पार्टी के आप हिस्से रहे हैं तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, इसका मतलब ये आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उसकी आइडियोलॉजी के साथ, और आप डिलीवर करने के लिए आपके पास में आज भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए राहुल गांधी से ही ये जानना चाहता हूं कि उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, क्यों उन्हें 2029 में इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए या उनकी पार्टी को सरकार में आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में आप सरकारों में हैं, क्या वहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशन को लेटर एंड स्पिरिट में लागू कर पाए? क्या आपने जो अभी नया मुख्यमंत्री बना है कर्नाटक में, क्या वो आपको सही मायने में रिप्रेजेंट करता है जिसकी बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली? आप सबकी भागीदारी की बात आप करती हैं यहाँ, तो सबकी भागीदारी मिलनी चाहिए ना। एक मुसलमान को दिखा देंगे, एक ईसाई को आप दिखा देंगे, बाकी का क्या हो रहा है साहब? गुलदस्ते सजाए हैं उन्होंने। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपके पास में एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि हाँ, हम आएंगे तो ये करेंगे, हमने ये किया है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए आप हमारे ऊपर यकीन कीजिए, तब तो लोग यकीन करेंगे। लेकिन अगर सबको मालूम ही है कि साहब चोर चोर मुसेरे भाई, एक को हटाइए तो दूसरे आ जाएंगे, और इन सबके अंदर तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, ये तो अब आपस में कोई जेल वेल भी ज़्यादा नहीं जा रहा है बड़े नेताओं में। ये एक लोगों में जो है मानसिकता बन गई है कि भाई इनसे क्या फ़ायदा, ये तो कभी जेल जाएंगे नहीं। आज़म खान तो जेल जाएंगे, लेकिन और कोई बड़ा समाजवादी पार्टी का नेता जेल नहीं जाएगा। आज़म खान को बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। पता नहीं, खैर आज़म खान की भी क्या स्थिति है, नहीं है, कुछ चीज़ें सही होंगी या गलत हैं, क्या नहीं। अखिलेश तो नहीं खड़े हुए ना उनके लिए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि मैं तो फिर किससे वफा कर रहे हैं? तो वही सारी चीज़ें हैं कि एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, बात यही है कि आपके पास दिखाने के लिए क्या है। भाई आप चुनाव में जाते हैं, अपना घोषणा पत्र, अपनी विचारधारा, अपना प्रोग्राम रखते हैं, वो सब तो कुछ है नहीं। फ़र्क इतना ही है कि सत्ता बदल जाएगी, चरित्र नहीं बदलेगा। तो बार बार एक बात जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि साहब व्यवस्था बदलेगी, व्यवस्था तो बदलती नहीं है, सत्ता बदल जाती है। सत्ता अभी तमिलनाडु में भी बदली, अभी बंगाल में भी बदली, अभी केरल में भी बदली। 5 साल बाद इसका लेखा जोखा लिया जाएगा, क्या होगा तो पता चलेगा कुछ भी नहीं बदला। तो मैं आखिरी बात अपनी आपके सामने अर्ज़ कर रही हूँ कि अब ऐसे में ये लगता है कि जब चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब है, और अभी हमने इकोनॉमी की बात नहीं की, अभी हमने फेल्ड डिप्लोमेसी की बात नहीं की, और एक कॉम्प्रिहेंसिव फेल्योर है जो ये सरकार, उसकी बात नहीं की। इसके बावजूद इसकी शहदाई हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं वो, और वो मानते हैं कि यही रहेंगे तो उनका अस्तित्व बचेगा। ऐसे में हम मुसलमानों के नाम पे इतना ज़्यादा मुसलमानों से डराया जा रहा है। आपने कहा सिंदूर और भैंस खोल लेंगे और ये कर लेंगे। हम मुसलमान जो सारे लोग हैं जो अपने आप को इस आइडेंटिटी में फंसी गए हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो सारे के सारे बीजेपी ज्वाइन कर लें, फिर ये सारे बहुसंख्यक ही आपस में तय कर लें कौन अपोजिशन कौन क्या। तो ये तो एक मजाकिया मैं बात कर रही हूँ कि ये एक रास्ता है। दूसरा ये है कि क्या इस डेमोक्रेसी से आपको अब ये लगता है कि इस फ्रेमवर्क में कुछ भी हो सकता है, कुछ मिलेगा? मुझे नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मुझे भी नहीं है। और आपने सरकार की बात कही, आप मुझे बताइए कि इस मुल्क की किसी भी अपोजिशन पार्टी ने ईरान की हिमायत में कोई जलसा किया? ब्रॉड डे रॉबरी हो रही है और मालूम है कि ईरान हमारा दोस्त है, हमारी मदद कर रहा है, हमें संकट से भी बचा रहा है, हमें गैस और तेल भी भेज रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत हुई है कि जंतर मंतर पे या बोट क्लब पे रैली करके? गज़ा का भी मामला और बहुत सी जानकारी कहते हैं कि ये देश अब जो डीप स्टेट है उसमें शामिल हो चुका है, इजराइल का डीप स्टेट, और वो लोग मिल के चला रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि तो कोई भी पार्टी फिर वहीं तो फिर मेरी बात ही सही साबित होती है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये कन्वीनियंस के लिए बना है कि भाई ठीक है, तुम भी राजनीति करो, हम भी राजनीति करें, तुम भी अपनी दुकान चलाओ, हम भी चलें, तुम्हारे पीछे भी जनता है, हमारे पीछे भी जनता है, तुम MP MLA बन जाओ, लुटियन जोन में तुम्हारे बंगले रहेंगे, तुम्हारे रहने सहने खाने पीने पे कोई पाबंदी नहीं होगी। तो
बहुत सही चीज तो लूटा जाए तो कारों का ख़जाना भी ख़त्म हो जाता है। तो जब देश लूटा जा रहा है तो वो दौर भी आएगा जब इन सब लुटेरों का कोई दिलचस्पी इस खाली देश में नहीं बचेगी। शायद हम तब नई शुरुआत की तरफ बिल्कुल। तो जाएंगे। ये शैबिया जी कई देशों में हुआ है। लोगों ने जब तंग आमद बजंग आमद, फारसी की मसल है, कब तक आदमी, उसके टॉलरेंस की भी कोई सीमा होती है, कोई लिमिट होती है। कितना आप इस मुल्क की आवाम का इम्तहान लेंगे? नहीं, भारत में तो कोई सीमा नहीं है। नहीं, भारत की आवाम लेकिन ये है, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा वक्त तक आप नहीं चला सकते। मुझे इस बात से ज़्यादा उम्मीद पैदा होती है कि कभी तो इस देश के ख़जाने, इस देश का पर्यावरण का जो भी हमारे पास है, इस देश की प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज कभी तो खाली हो जाएंगे। और जब खाली हो जाएंगे तब हमारा पीछा इन सभी क्रोनी कैपिटलिस्ट से भी छूट जाएगा, इस डाकू सिस्टम से छूट जाएगा, और शायद तब हम सब एक बराबर हो करके फिर इस धरती को दोबारा हरा भरा करेंगे। शायद यही हमारी नियति है। काश आपकी ये उम्मीद बराए और साहिर के लफ्ज़ों में कि वो सुबह तो कभी आएगी। मैं तो पूरी उम्मीद हूँ कि वो सुबह आएगी, लेकिन चूँकि अभी तक इतना लूटा गया है इस देश को। हाँ, 200 बरस तो अंग्रेज़ ने लूटा, और उसके बाद आज़ाद हो जाने के बाद हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उसमें राजनीतिक दलों ने लूटा, अलग अलग तरीक़ों से लूटा। आप कह सकती हैं पहले कम लूट होती थी, बाद में ज़्यादा हो गई। पहले कुछ अच्छी बातें भी होती थी, लोगों की कल्याणकारी योजनाएं भी बनती थी। अब ये है कि भाई अब तो सब पब्लिक सेक्टर को ख़त्म करो, प्राइवेट सेक्टर को दे दो, इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दो, एयरपोर्ट दे दो, रेल दे दो, अस्पताल दे दो, होटल दे दो, जंगल और पहाड़ दे दो, नदियाँ दे दो, सब कुछ दे दो। अभी तो डेटा सेंटर्स आ रहे हैं जो सारा पानी सोख लेंगे। तो अब कहीं तो, और अगर इस देश के लोगों की इतनी सामर्थ्य है, सहन शक्ति है, तो फिर इसका अल्लाह ही मालिक है, क्या कहा जा सकता है। मगर हाँ, हम एक कंसर्न सिटीज़न के तौर पे ये ज़रूर इस बात को कहना चाहेंगे कि लोगों को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम उम्मीद ये करें कि भगत सिंह पैदा हो जाए, पड़ोसी के घर हो, हमारे घर ना हो, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। कहीं यही तो स्पिरिट थी भगत सिंह की, यही उन्होंने भीमसेन सच्चर से कहा था, राजेंद्र सच्चर के पिता से, जब उन्होंने कहा कि भगत सिंह क्यों अपनी जान दे देना चाहते हो, तो कहा कि लाला जी किसी को तो देनी पड़ेगी जान। अगर हर आदमी सोच लेगा कि साहब हमें अपनी जान नहीं देनी है, तो फिर ये मुल्क आज़ाद नहीं होगा। तो वो तो उस जज्बे से आज़ाद हुआ ना। अगर सारे आज़ादी के मतवाले ये सोच लेते कि हमारी जान चली जाएगी तो देश आज़ाद ना होता। उस वक्त ये आसानी थी कि जिनसे आज़ादी चाहिए थी वो डिमार्केटेड थे, वो चिन्हित कर दिए गए थे। अभी तो अपने ही लोग लूट रहे हैं, तो वो डिमार्केटेड नहीं है, वो चिन्हित नहीं है। वो चिन्हित हो रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से चिन्हित किया है उन तमाम लोगों को इस पूरी चर्चा के दौरान, और मुझे लगता है कि देश की जनता जानती है, वो मौके का इंतज़ार कर रही है। जाहिर है कि अकेला चना जो है वो भाड़ नहीं फाड़ सकता वाली मसल है। अब जब कुछ माहौल बनेगा, किसी तरह का माहौल बनेगा, तो फिर तख्त भी उछाले जाएंगे और ताज भी उछाले जाएंगे। और वो हमने देखा है, कई देशों में देखा है। पहली बार नहीं होगा, नई बात नहीं, पहली बार नहीं होगा और कोई नया काम नहीं होगा। इस तरह की क्रांतियाँ, यही तो क्रांति होती है। तो स्याह रात नहीं लेती नाम ख़त्म होने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। तो सूरज के निकलने का इंतज़ार है। बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया।